अगर आप जेआरबी की प्रिपरेशन करें तो इस वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू करना, बिकॉज इस वीडियो में हमने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो यहां पर कवर करने वाले हैं। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड फर्दर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलना। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन सो दैट यू गेट अपडेटेड व्हेनसोएवर वी अपलोड द न्यू वीडियोस ओवर देयर। आप अगर फ्री पीडीएफ चाहते हैं तो उसके लिए आपको जेएआईआरबी फ्री पीडीएफ लिखना है एंड उसे व्हाट्सएप कर देना है टू द नंबर 9646900030 के ऊपर एंड वी विल बी शेयरिंग द फ्री पीडीएफ विद यू। सो डू हरी अप राइट नाउ। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड फर्दर लेट्स स्टार्ट द सेशन ओवर हियर। यहां पर हम बात करने वाले हैं लेंडर्स अप्रेजल प्रोसीजर के बारे में। तो लेंडर अप्रेजल प्रोसीजर का मतलब क्या है? सबसे पहले हम समझते हैं कि लोन ओरिजिनेशन क्या होती है। लोन ओरिजिनेशन का मतलब होता है वो प्रोसेस या फिर वो तरीका जिसके थ्रू आपकी लोन एप्लीकेशन जो होती है, जो बोरर के पास से आती है, वो अप्रूवल किस तरह से होता है। उसमें मल्टीपल स्टेजेस आपके पास होती हैं, बहुत से आपके पास स्टेप्स होते हैं। यानी कि आपको बोरर की क्रेडिट वर्दिनेस को चेक करना होता है, आपको रिस्क को असेस करना होता है कि इस पर्टिकुलर लैंडिंग में कितना रिस्क रहने वाला है, आपको क्वांटम ऑफ लोन देखना पड़ेगा, टर्म्स एंड कंडीशंस देखने पड़ेगी, कितने इंटरेस्ट के ऊपर लोन दे रहे हो। तो वो सब चीजें इसमें शामिल होती हैं। तो फेजेस देखते हैं कि लोन ओरिजिनेशन के केस में क्या क्या फेजेस आपके पास शामिल रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब भी यहां पर किसी बोरर को आप लोन देना चाहते हो, यानी कि प्रोस्पेक्टिव बोरर है, उसके केस में आप उससे इंफॉर्मेशन मांगते हो, यानी क्या क्या इंफॉर्मेशन उससे चाहिए। उसके बेस पर आप एलिजिबिलिटी को चेक करते हो। उसके बाद आप क्रेडिट अप्रेजल करते हो, यानी कि आप क्रेडिट वर्दिनेस को चेक करते हो, आप बोरोर की रीपेइंग कैपेसिटी को यहां पर चेक करते हो एंड जो भी रिस्क यहां पर एसोसिएटेड है उसको इवेल्युएट करते हो एंड फर्दर फिर डिसाइड करते हो कि कितना लोन आपने सैंक्शन करना है एंड उसके हिसाब से आप यहां पर टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं वो यहां पर सेट करते हो। एंड फाइनली उसके बाद थर्ड स्टेप आता है जब यहां पर आप डॉक्यूमेंट जो होते हैं उनको एग्जीक्यूट करते हो एंड ऑलमोस्ट आप यहां पर डिसबर्समेंट जो है यहां पर आप कर देते हो। जब आपने होम लोन सैंक्शन करना होता है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेने पड़ते हैं? सबसे पहली चीज समझिए कि हम यहां पर नॉर्मल जो केवाईसी डॉक्यूमेंट है, यानी कि नो योर कस्टमर गाइडेंस डॉक्यूमेंट्स है, वो यहां पर लेंगे। उसके साथ ही फोटोग्राफ, ये वो सब चीजें लेंगे। एंड उसके बाद अब यहां पर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड, यानी कि आपने होम लोन देना है तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपको लेने पड़ेंगे। तो वहां पर खास करके आप टाइटल डीड, यानी कि जो ऑनरशिप को दर्शाती है, वो लेंगे। एंड फॉर द सर्च रिपोर्ट, यानी कि आप यहां पर चेक करना चाहते हो कि पहले इस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई लोन तो नहीं है, फ्री यहां पर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का मतलब होता है इसके ऊपर कोई चार्ज तो नहीं क्रिएट किया गया। एंड फर्दर जो सब रजिस्ट्रार की तरफ से एनईसी, यानी कि नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उसको आप यहां पर पर्टिकुलरली लोगे सर्टिफिकेट को, जो कि ये शो करेगा कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर किसी भी तरह का फर्दर पहले लोन नहीं लिया गया है। इसके अलावा आप ये चेक करते हो कि जो प्रॉपर्टी का नक्शा है क्या वो पास है। एंड अगर बिल्टअप हाउस है तो उसके केस में चेक करते हो कि अगर प्रॉपर्टी बनी हुई है तो क्या वो यहां पर गवर्नमेंट अप्रूव्ड है या नहीं है। वो सब चीजें आप यहां पर चेक करने के लिए डॉक्यूमेंट्स यहां पर लेते हो। इसके अलावा आपके जो टैक्सेस है क्या वो पे किए गए हैं, वो सब चीजें। एंड फर्दर फिर आते हैं इनकम रिलेटेड, यानी कि आप यहां पर बोरोर की इनकम को देखना चाहते हो कि इसकी रेगुलर इनकम है भी या नहीं है। इसके रिलेटेड अगर तो सैलरीड पर्सन है तो आप फॉर्म 16 यहां पर ले सकते हो। लेकिन अगर यहां पर पर्सन जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उसके केस में आप आईटीआर लेते हो। कम से कम 2 साल की आईटीआर आपको लेनी पड़ेगी। कई बैंक्स के केस में ये आईटीआर का जो पीरियड है वो 3 साल का भी रखा गया है, लेकिन वो बैंक टू बैंक वेरी करता है। जैसे कि जो आपके पास पीएमएवाई यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें यहां पर अगर आप ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन एंड एलआईजी यानी कि लो इनकम ग्रुप को अगर लोन सैंक्शन करते हो, उसके केस में यहां पर 2 आप आईटीआर भी ले सकते हो एंड प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर के हिसाब से आप यहां पर थर्ड आईटीआर को देख सकते हो। तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सी चीजें रहती हैं जिनको आपको गो थ्रू करना पड़ेगा एंड उसके बाद ही आप यहाँ पर जो होम लोन होगा उसे सैंक्शन करते हो। तो ये मेन डॉक्यूमेंट्स है जिसके बारे में आपको बताया है, रिलेटेड टू प्रूफ ऑफ बिजनेस, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस एंड फर्दर सैलरी सर्टिफिकेट में आपको ऑलरेडी बता दिया। एंड आईटी असेसमेंट आईटीआर के थ्रू होगी। आप यहां पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, लेटर ऑफ अलॉटमेंट या अप्रूव्ड प्लान, जो कि यहां पर आपको म्युनिसिपल अथॉरिटी या फिर जो कंसर्न अथॉरिटी उसके द्वारा दिया जाएगा। एंड एस्टिमेट वैल्यूएशन रिपोर्ट, यानी कि उस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन क्या। अब ये एस्टिमेट वैल्यूएशन जो है वो बैंक अप्रूव्ड जो वैल्यूअर है वो यहां पर प्रॉपर्टी की वैल्यू को असेस करता है। उसके बेस पर आप यहां पर लोन का क्वांटम भी तय करते हो। तो ये मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो यहां पर होम लोन के केस में आप लोगे। फॉर द रिलेटेड टू सेंडिंग टाइटल डीड्स फॉर लीगल ओपिनियन ओवर दिया, यानी कि जब भी आपके पास यहां पर कोई पर्सन होम लोन लेने के लिए आता है तो सबसे पहले आप यहां पर प्रॉपर्टी के कागजात देखते हो, जिसमें कि आपकी फर्द हो गई या फिर आपकी जमाबंदी हो गई, या फिर उसके अलावा आप यहां पर टाइटल डीड जो होती है, जैसे लेट्स से कि इसकी पर्सन ए ने प्रॉपर्टी को बाय करना है फ्रॉम द पर्सन बी ओवर देयर, तो उसके केस में पर्सन बी से जो फोटोकॉपी होगी रिलेटेड टू टाइटल डीड या ओरिजिनल जो कॉपीज होंगी वो एक बार यहां पर आपके पास प्रेजेंट होंगे। और इसके बेस पर आप लीगल ओपिनियन करवाते हो कि क्या ये जो प्रॉपर्टी है ये यहां पर फ्री चार्ज अवेलेबल है, फ्री होल्ड अवेलेबल है, इसके ऊपर किसी तरह का पहले कोई लोन तो नहीं लिया गया, कोई चार्जेस पेंडिंग तो नहीं है इसके ऊपर, ताकि बैंक जब यहां पर प्रॉपर्टी के ऊपर मॉर्गेज का चार्ज क्रिएट करते हुए लैंडिंग करे तो बैंक के ऊपर कोई दिक्कत ना आए। तो ये प्रोसेस यहां पर रहता है। अब यहां पर आप जो लीगल लॉयर होता है यहां पर उसके पास, यानी कि जो बैंक का पैनल में लॉयर होता है उसके पास यहां पर भेजते हो, तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि प्रॉपर्टी जो है वो मार्केटेबल है एंड फर्दर उसका टाइटल जो है वो बिल्कुल क्लियर है, राइट।
फर्दर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर इंश्योर करते हैं पर्टिकुलरली कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो क्लियर है। इसमें पर्टिकुलरली आप टाइटल डीड लेते हो, आप यहाँ पर 30 साल के जो यहाँ पर आपके पास सर्च रिपोर्ट होती है उसको चेक करते हो। इसके अलावा एनईसी जो कि सब रजिस्ट्रार से लिया जाता है वो यहाँ पर देखते हो। ठीक है, तो ये सब चीजें इसमें शामिल रहती है। इसके अलावा पोजेशन सर्टिफिकेट, क्या एक्चुअल पोजेशन जो वो पर्सन के पास है नहीं है, ये बेसिकली फ्लैट के केस में एक्चुअल में होता है। ठीक है, कि फ्लैट के केस में पोजेशन ऑलरेडी दे दिया गया है, या फिर अगर कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड बिल्डिंग होती है तो उसके केस में देखा जाता है कि जो यहाँ पर पोजेशन है प्रॉपर्टी का कि वो एक्चुअल में दिया गया कि नहीं दिया गया। इसके अलावा जो लेटेस्ट रेवेन्यू टैक्स रिसिप्ट है, यानी कि आप प्रॉपर्टी टैक्स भरते होंगे, उसकी जो यहाँ पर रेवेन्यू रिसिप्ट होंगी वो भी ये शोकेस करते हैं कि आपके पास इसकी ओनरशिप है, उसके ऊपर आपका नेम एंड सब चीजें लिखी रही होंगी। एंड फॉर द लेटेस्ट बिल्डिंग टैक्स रिसिप्ट अगर एप्लीकेबल रहती हैं। एंड अगर आपको यहाँ पर अगर यूजेज ऑफ चेंज लैंड सर्टिफिकेट आपने करना है, यानी कि आपने अगर पर्टिकुलरली लैंड का यूजेज चेंज किया तो सीएलयू भी आपको लेना पड़ेगा, चेंज लैंड यूजेज सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। इसी तरह से आपको एनओसी लेना पड़ता है यूएलसी रेगुलेशन एक्ट के अंदर। यूएलसी यानी कि अर्बन लैंड सीलिंग आपके पास रेगुलेशन एक्ट होता है, अगर वहां पर एप्लीकेबिलिटी बनती है तो आपको वहां से भी यूएलसी का भी एनओसी लेना पड़ेगा। इसी तरह से अगर जो बिल्डिंग है वो रेरा के अंदर आती है, यानी कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंदर आती है, तो वहां से भी पर्टिकुलरली आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा कि आपका जो प्रोजेक्ट है वहां से अप्रूव्ड है या नहीं है। एंड फॉर द जो भी रेगुलेशंस है क्या उनके साथ कंप्लाई किया गया है नहीं किया गया। ठीक है, इसके बाद बात आती है वैल्यूएशन रिपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शन प्लान की। तो ये था रिलेटेड कि जब आप चेक करना चाहते हो कि प्रॉपर्टी फ्री ऑफ चार्ज है या नहीं है, उसके बारे में था। अभी बात आती है वैल्यूएशन रिपोर्ट की। वैल्यूएशन रिपोर्ट पर्टिकुलर आती है, जैसे मान लीजिए कि ये प्रॉपर्टी है हमारी एंड ये किसी पर्टिकुलर एरिया में सिलेक्टेड है। अब यहाँ पर वैल्यूएशन की जाएगी। वैल्यूएशन जो होगी वो यहाँ पर बैंक का जो अप्रूव्ड वैल्यूअर होगा वो यहाँ पर वैल्यूएशन करेगा इस चीज का पता लगाने के लिए कि एक्चुअल में हम इसकी वैल्यू को देखना चाहते हैं कि एक्चुअल वैल्यू इसकी क्या रहने वाली है एंड इसका कंस्ट्रक्शन प्लान क्या, उसके बारे में यहाँ पर वैल्यूएशन असेसमेंट यहाँ पर दी जाएगी। एंड फिजिबिलिटी चेक किया जाएगा इस चीज को देखने के लिए कि क्या यहाँ पर जो एप्लीकेंट का कंस्ट्रक्शन प्लान है क्या वो फिजिबल है, वायबल है गाइडलाइंस के हिसाब से या नहीं है। आप बाउंड्री क्लैरिटी लेना चाहते हो कि इस बिल्डिंग की, इस प्रॉपर्टी की जो बाउंड्रीज है क्या वो एब्सोल्यूट मार्क्ड है या डिफाइंड है। एंड फर्दर आप इंजीनियरिंग अप्रूवल लेना चाहते हो, यानी कि जो भी आप यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो उसके केस में आपको इंजीनियरिंग अप्रूवल भी लेना पड़ेगा। तो ये वैल्यूएशन रिपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शन प्लान से रिलेटेड है, यानी कि जब भी आप यहाँ पर लैंडिंग करते हो, अगर आप यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के लिए करने वाले हो तो वहां पर ये सब चीजें करवानी ही पड़ेंगी। एंड इवन अगर आप बिल्ट अप हाउस भी दे रहे हो उसके केस में भी यहाँ पर ये चीजें मैंडेटरी हो जाती हैं। साथ के साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन रहती है जिसमें आप यहाँ पर जो भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है, सभी पहलू होते हैं, उनके बारे में एक वैल्यूएशन रिपोर्ट लेते हो एंड उसके बेस पर ही आप यहाँ पर कॉस्टिंग जो होती है वो तय करते हो, राइट। फर्दर इन केस ऑफ परचेज ऑफ बिल्डिंग और फ्लैट ओवर देयर, अगर आप बिल्डिंग या फ्लैट बना बना घर ले रहे हो या फिर फ्लैट ले रहे हो, उसके केस में जो लोकल अथॉरिटीज हैं उनसे क्या वो अप्रूव्ड है, क्या अप टू डेट टैक्स की पेमेंट की गई है। एंड फर्दर आप यहां पर आज की डेट में इस प्रॉपर्टी को बने हुए कितना टाइम हो गया, यानी कि एज क्या है उसको चेक करते हो। एंड फ्यूचर लाइफ टाइम इसका क्या रहता है या रहने वाला है, यानी कि एस्टिमेटेड लाइफ टाइम इस प्रॉपर्टी का क्या रहने वाला है। एंड जहां कहीं रेरा की एप्लीकेबिलिटी बनती है, यानी कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की एप्लीकेबिलिटी बनती है, तो क्या वहां से कंप्लायंस सर्टिफिकेट लिया गया है उसके बारे में। ठीक है, तो ये रहता है इन केस ऑफ परचेज ऑफ द बिल्डिंग और फ्लैट ओवर देयर। एंड जब आपके पास इन केस मान लीजिए कोई एनआरआई पर्सन जो है वो किसी एजेंट के थ्रू आपके पास यहां पर एप्लीकेशन भेजता है लोन लेने के लिए, तो वहां पर उसे पावर ऑफ अटर्नी का यूजेज करना पड़ता है। पावर ऑफ अटर्नी बेसिकली एक लीगल डॉक्यूमेंट रहता है जो एक पर्सन को अथॉरिटी देती है कि वो दूसरे पर्सन के बिहाफ पर यहां पर क्या कर सकता है, एक्ट कर सकता है। जो पर्सन पावर ऑफ अटर्नी देता है उसको डोनर कहते हैं, जिस पर्सन को दी जाती है उसे डोनी कहते हैं। एंड फर्दर पावर ऑफ अटर्नी जो होती है वो जनरल पावर ऑफ अटर्नी भी होती है जो मल्टीपल ट्रांजेक्शन के लिए दी जा सकती है, या फिर स्पेसिफिक या स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी भी हो सकती है जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए यहां पर पावर ऑफ अटर्नी यहां पर दी जाएगी। पावर ऑफ अटर्नी यहां पर एक से ज्यादा पर्सन को भी असाइन की जा सकती है, ये डिपेंड करता है कि वो अलग अलग काम कर सकते हैं या फिर उनको ज्वाइंटली काम करना पड़ेगा, उसके बेसिस पे डिफरेंट होती है। एंड फर्दर जो जनरल पावर ऑफ अटर्नी होती है वो तब तक यहां पर वैलिड रहती है अनटिल उसे रिवोक नहीं किया जाता। एंड और या फिर जो दोनों में से किसी पार्टी यानी कि डोनर या डोनी में से किसी पार्टी की डेथ नहीं हो जाती तब तक वो रिवोक नहीं होती है। स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी जो है, जब स्पेशल टास्क कर दिया जाएगा उसके बाद वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही खत्म हो जाती है। एंड फर्दर अगर पावर ऑफ अटर्नी को यहां पर एग्जीक्यूट किया गया था बाहर, यानी कि इंडिया से बाहर एग्जीक्यूट किया गया था, जब वो पावर ऑफ अटर्नी इंडिया में आएगी तो उसे इंडिया में आने के बाद 3 महीने के अंदर अंदर स्टैंपिंग आपकी करवानी मैंडेटरी होती है। एंड फर्दर जब यहां पर पावर ऑफ अटर्नी जो है वो पर्टिकुलरली एक्सेप्ट की जाती है फॉर द क्रिएशन ऑफ द मॉर्गेज ओवर देयर, तो बैंक को यहां पर वेरीफाई करना पड़ता है कि एक्सेप्टेबल रीजन है बैंक के लिए इस चीज को मानने के लिए पावर ऑफ अटर्नी वैलिड है या नहीं है। ठीक है, वो चीज यहां पर चेक करनी पड़ेगी। देन इट्स रिलेटेड टू अप्रेजल फॉर द लोन रिक्वेस्ट ओवर देयर। जब भी आपके पास अप्रेजल आता है यानी कि लोन आपके पास आया, एप्लीकेशन आपके पास आई है, तो आप पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन सबसे पहले यहां पर बोरोर से लेते हो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। एंड फर्दर जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए आप उनको चेक करते हो एंड आप वैलिडेट करते हो कि क्या ये डॉक्यूमेंट्स वैलिड है या नहीं है। आप पर्टिकुलर जो भी फैक्ट्स यहां पर डिटेल्स दिए गए हैं एप्लीकेंट के द्वारा आप उनकी वैलिडेशन करते हो, एक्यूरेसी को चेक करते हो। एंड फर्दर साथ के साथ चेक करते हो जो कोलेटरल आपको दी गई क्या वो वैलिड है कि नहीं है। एंड मोर ओवर आप वैलिडेशन के लिए यहां पर कोलैबोरेट कर सकते हो जो भी यहां पर डिफरेंट आपकी वेरिफिकेशन एजेंसीज हैं उनके साथ, ताकि आपको एक्चुअली जो चीज है वो यहां पर पता लग पाए। दैट्स रिलेटेड टू अप्रेजल ऑफ द लोन रिक्वेस्ट ओवर देयर। अभी बात करते हैं अप्रेजल फॉर्म फॉर अ
होम लोन होते हैं, जब हम होम लोन की बात करते हैं तो एलिजिबल लोन अमाउंट क्या रहने वाला है? पहली चीज यहां पर डिपेंड करता है कि पर्सन की एज क्या है, एंड फर्दर यहां पर प्रॉपर्टी जो दी है उसकी एज क्या है, एंड फर्दर इनकम क्या है, रीपेइंग कैपेसिटी क्या है, एंड टेक होम सैलरी क्या है। टेक होम सैलरी क्या है, कई केसेस में क्या रहता है कि टेक होम सैलरी की यहां पर रिक्वायरमेंट रहती है कि कम से कम 50% टेक होम सैलरी होनी चाहिए। लेट्स देखिए कि एक पर्सन की यहां पर 10 लाख की एनुअल इनकम है, लेकिन उसका ऑलरेडी एक लोन चल रहा है जहां पर उसकी 2 लाख की ईएमआई साल की पूरी जा रही है, ठीक है। एंड फॉर द क्राइटेरिया ये कहता है कि 50% यहां पर टेक होम सैलरी होनी चाहिए। लेट्स देखिए अब जस्ट अज्यूम कर रहे हैं, राइट। अब इसके केस में पर्टिकुलरली जो भी ईएमआई यहां पर बनाई जाएगी बैंक के द्वारा, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम ईयरली यहां पर अमाउंट जो ईएमआई में जा सकता है बैंक के होम लोन की तरफ, वो 3 लाख का जा सकता है, क्योंकि उसके बाद अदरवाइज क्राइटेरिया 50% का फुलफिल नहीं होगा। तो बैंक को ईएमआई को फिक्स करते हुए इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो बैंक इसमें यहां पर ऑल्टरनेटिव ये कर सकता है कि टेनर जो है उसे यहां पर इंक्रीज कर सकता है, लेकिन टेनर भी जो है लोन का वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम बैंक की बोर्ड पॉलिसी के हिसाब से होगा। हाउसिंग लोन के केस में टेनर जो है वो 65 ईयर्स भी रहता है, कई बैंक्स के केस में वो 70 ईयर्स का भी रहता है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। एंड मोर ओवर अगर को बोरोर आपके साथ अटैच है तो लोअर जिसकी एज रहेगी उसके हिसाब से टेनर जो है फिक्स किया जा सकता है। लेट्स से कि अगर ए एंड बी को ज्वाइंटली यहां पर लोन दिया जा रहा है, ए की एज जो थी वो 60 की है, बी की एज जो है 50 की है, अब यहां पर जो टेनर ऑफ लोन रहेगा वो बी की एज के हिसाब से यहां पर फिक्स किया जा सकता है, राइट। अब यहां पर एलिजिबल जो लोन अमाउंट रहता है उसके रिलेटेड कुछ की फैक्टर्स रहते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। पहला रहता है प्रेफर्ड एज ग्रुप ओवर दिया। अब लेंडर जो है वो उसके आइडियल एज पर्टिकुलरली क्या रहती है, लेट्स से मान लीजिए कि 25 से 30 साल की एज है, उसके केस में आप यहां पर टेनर 30 साल तक का दे सकते हो। एंड फर्दर अब इसके अलावा आपकी मिनिमम सैलरी की गाइडलाइन रहती है कि कम से कम आपकी इतनी सैलरी होनी चाहिए तभी हम आपको होम लोन दे सकते हैं, या फिर आपकी टेक होम सैलरी की गाइडलाइन रहती है उसका भी देखना पड़ेगा, या फिर जो क्रेडिट स्कोर रहता है, जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी जो सीआईसी होती हैं वो स्कोर देती हैं, उसके बेस पर भी आप तय करते हो कि कितना क्वांटम आप लोन दोगे। कई बार आप ज्योग्राफिकल एलिजिबिलिटी के बेस पर भी लेंडिंग करते हो। कहने का मतलब है कि अगर पर्सन जो है वो माउंटेन एरिया में है जहां पर लेट्स से केस की अगर प्रॉपर्टी का रेट कम है तो वहां पर क्वांटम भी कंपैरेटिवली कम हो सकता है, तो डिपेंड करता है एरिया टू एरिया भी। एंड कई बार अगर पर्सन का नेम नेगेटिव लिस्ट में है, यानी कि उस तरह की लिस्ट में है जिसमें उनको अलाउ नहीं किया जा सकता लोन के केस में, तो डेफिनेटली बैंक उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकता है, राइट। अब प्री सैंक्शन स्टेज में और क्या क्या फैक्टर्स रहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रिलेटेड टू इंटरेस्ट। अब जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पर फिक्स्ड इंटरेस्ट भी चार्ज किया जा सकता है, एंड जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट भी चार्ज किया जा सकता है। एंड इसके अलावा आप यहाँ पर इंश्योरेंस भी करवाते हो। पर्सनल इंश्योरेंस जो होती है वो मैंडेटरी नहीं रहती है, लेकिन कई बैंक्स की पॉलिसी होती है कि उन्होंने यहाँ पर बोरोर की पर्सनल इंश्योरेंस करवानी ही करवानी है। एंड फर्दर अदरवाइज रिकंस्ट्रक्शन कॉस्ट की यहाँ पर इंश्योरेंस होती है बिल्डिंग की, वो यहाँ पर करवाई जाती है। एंड साथ के साथ फायर को लेकर के जो इंश्योरेंस होती है वो यहाँ पर करवाई जाती है टुवर्ड्स अर्थक्वेक, टुवर्ड्स लाइटनिंग, फ्लड्स एक्सेट्रा, ताकि जो रिप्लेसमेंट वैल्यू है वो यहां पर कवर हो जाए। इसके अलावा अगर आप नया घर बनाने वाले हैं, यानी कि आप यहां पर कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, उसके केस में मैक्सिमम 18 मंथ्स का मॉनिटोरिंग पीरियड, यानी कि जो आपका पर्टिकुलरली रीपेमेंट हॉलिडे पीरियड रहता है वो यहां पर प्रोवाइड किया जा सकता है, लेकिन वो मैक्सिमम टेनर के बीच में रहेगा। लेट्स से केस कि अगर पर्सन ए को होम लोन सैंक्शन किया गया है 15 साल का, तो उसके केस में 15 साल के केस में अगर उसको यहां पर होम लोन दिया गया कंस्ट्रक्शन के पर्पज के लिए, तो उसको मैक्सिमम 18 मंथ्स का मॉनिटोरियम दे सकता है। अब ये 18 मंथ्स इसी 15 साल के पीरियड में कंपैरेटिवली शामिल होने वाले हैं, यानी कि जो आपकी इंस्टॉलमेंट है वो 13.5 ईयर्स में कंप्लीट होगी, एंड ये 1.5 ईयर्स का यहां पर मॉनिटरिंग रहेगा। इसी तरह से बिल्टअप हाउस के केस में आप अगर पर फ्लैट या बिल्टअप हाउस परचेज करते हो, उसके केस में 3 महीने का मॉनिटरियम जो है वो यहां पर ग्रांट किया जा सकता है। देन इट्स रिलेटेड टू प्री ईएमआई इंटरेस्ट ओवर देयर। प्री ईएमआई इंटरेस्ट बेसिकली क्या रहती है, ये ईएमआई पेमेंट जो होती है वो पर्टिकुलरली यहां पर 1 महीने पहले स्टार्ट हो जाती है, रिलेटेड टू द फुल लोन डिसबर्समेंट ओवर देयर। कहने का मतलब है कि जब तक पूरा लोन डिसबर्स नहीं किया गया। अब हाउसिंग लोन के केस में जो लोन होता है वो डिफरेंट स्टेजेस में यहां पर सैंक्शन किया जा सकता है इन केस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ओवर देयर, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के केस में एकदम से तो पैसा चाहिए नहीं, वहां पर तो डिफरेंट स्टेजेस में पैसा चाहिए। लेट्स से इसकी पहले फाउंडेशन में चाहिए, फिर प्लिंथ में चाहिए, फिर ओवरऑल रेनोवेशन के लिए चाहिए, तो वहां पर इस तरह से पैसा चाहिए हो सकता है। तो जब यहां पर फाइनल लोन की फुल डिस्बर्समेंट होगी तो ईएमआई जो है उसके बाद यहां पर स्टार्ट होगी। तो बोरोर जो है जब तक लोन पूरा का पूरा डिस्बर्स नहीं होता है तो बोरोर साथ के साथ इंटरेस्ट पे करता रहता है, एंड उसे क्या कहते हैं, दैट इज सेड टू बी द प्री ईएमआई इंटरेस्ट, यानी कि ईएमआई के स्टार्ट होने से पहले जो भी इंटरेस्ट चार्ज हुआ, क्योंकि आपका इंटरेस्ट जो है वो तो पड़ता रहेगा ना। लेट्स से इसकी पहली इंस्टॉलमेंट भी गई है तो उसके ऊपर तो इंटरेस्ट पड़ना शुरू हो जाएगा। तो जो बोरर होता है वो जब तक आपकी ईएमआई स्टार्ट नहीं होती तब तक वो इंटरेस्ट को पे करता रहता है, उसे हम कहते हैं वी से इट टू बी द प्री ईएमआई इंटरेस्ट ओवर देयर। एंड फर्दर ये यहां पर हर एक महीने पेएबल रहता है फ्रॉम द डिसबर्समेंट डेट ओवर देयर अंटिल ईएमआई आपकी स्टार्ट नहीं होती है। इसके बाद बात आती है ईएमआई रीसेट की। अब जब हम बात करते हैं फ्लोटिंग रेट लोन्स के केस में, फ्लोटिंग रेट लोन के केस में अल्टीमेटली क्या होगा, अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जब आपने लोन सैंक्शन किया था
वो 8% का था, एंड लेट्स से केस उसके हिसाब से जो इंस्टॉलमेंट बनाई गई थी वो 10,000 की बनाई गई थी। अब ये फ्लोटिंग रेट है, तो यहाँ पर लेट्स से केस की रीप्राइसिंग होगी इंटरेस्ट रेट की, एंड बाद में ये इंटरेस्ट रेट हो गया 9%। उसके हिसाब से जो नई ईएमआई बन गई वो बन गई 10.5K की। अब ये थोड़ा ना कि आप यहाँ पर टेनर को कम कर दोगे या कुछ कर दोगे, आप अल्टीमेटली यहाँ पर सॉरी आप यहाँ पर ये नहीं करोगे कि आप ईएमआई का अमाउंट चेंज कर दोगे, आप ईएमआई को 10,000 ही रहने दोगे, आप सिर्फ और सिर्फ जो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स है उसे यहाँ पर चेंज कर देते हो। यानी कि लेंडर जो होता है वो ईएमआई का अमाउंट चेंज नहीं करता, वो यहाँ पर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स को या तो इंक्रीज कर देता है या फिर डिक्रीज कर देता है बेस्ड ऑन द टोटल ड्यूज ओवर देयर, एंड इसे हम कहते हैं ईएमआई रीसेट ओवर देयर। ठीक है, फर्दर उसके बाद बात आती है रिलेटेड टू चेक ऑफ फैसिलिटी। जो बोरर है वो एक इररिवोकेबल अथॉरिटी देता है यहां पर, ताकि उसके जो सैलरी है उसको डिडक्ट कर लिया जाए। लेट्स से केस कि ए पर्सन यहां पर लोन लेने वाला है एंड ई पर्सन यहां पर इसका एम्प्लॉयर है, यानी कि ए पर्सन यहां पर जॉब कर रहा है पर्सन ई के पास। अब यहां पर इसने इररिवोकेबल अथॉरिटी दी जिसको यहां पर वेरीफाई किया एम्प्लॉयर ने, तो एम्प्लॉयर डायरेक्टली जो यहां पर सैलरी है पर्सन ए की वो यहां पर बैंक को पे कर सकता है, एंड फर्दर यहां पर बैंक के पास राइट रहेगा कि डायरेक्टली यहां पर जो डिडक्शंस हैं वो सैलरी से यहां पर हो सकती हैं। दैट्स रिलेटेड टू चेक ऑफ फैसिलिटी ओवर देयर, राइट। एंड फर्दर उसके बाद हम बात करने वाले हैं मॉर्टगेज के बारे में। मॉर्टगेज बेसिकली एक चार्ज रहता है जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर क्रिएट किया जाता है, एंड इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 58 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर डिफाइन किया गया है। एक लीगल एग्रीमेंट रहता है एक मॉर्टगेजर एंड मॉर्टगेजी के बीच में। ठीक है, तो यहां पर पर्सन ए अगर लोन लेना चाहता है तो वो अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट करवाएगा, दैट विल बी द मॉर्टगेज चार्ज व्हिच विल बी क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी। तो पर्सन ए जो है, जो बोरोर है, वो बन जाएगा मॉर्टगेजर ओवर देयर, जो कि प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट करवाएगा, एंड लेंडर जिसके फेवर में यहां पर ये चार्ज क्रिएट किया गया, यानी कि जो प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है सो वो ट्रांसफर किया जाता है। सो मॉर्टगेज के केस में रहता है कि प्रॉपर्टी की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं रहती है, सिर्फ और सिर्फ जो यहां पर इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी है दैट इज ट्रांसफर टू द लेंडर ओवर देयर। तो पर्सन बी अगर लेंडर है दैट इज अ बैंक ओवर देयर, तो उसके केस में यहां पर ये क्या बन जाएगा, दैट विल बी द मॉर्टगेजी ओवर देयर, दैट विल बी द मॉर्टगेजी ओवर देयर। ठीक है, तो यहां पर टाइप्स ऑफ मॉर्टगेजेस की बात करें तो टोटल 6 तरह की मॉर्टगेज की हमारे पास टाइप रहती है। सिंपल मॉर्टगेज, इक्विटेबल मॉर्टगेज, इंग्लिश मॉर्टगेज, मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल, या फिर यूसुफ्रक्चरिंग मॉर्टगेज, या फिर आपके पास रहती है यहां पर एनोमलस मॉर्गेज ओवर देयर। टोटल टोटल हमारे पास 6 तरह की मॉर्गेज रहती है। अब यहां पर हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 2 तरह की मॉर्गेज के बारे में। एक है सिंपल रजिस्टर्ड मॉर्गेज, दूसरी जो मॉर्गेज के बारे में बात करेंगे दैट विल बी रिलेटेड टू द इक्विटेबल मॉर्गेज। तो ज्यादातर इसी का इस्तेमाल होता है। ओके, अब यहां पर सिंपल रजिस्टर्ड मॉर्गेज के बारे में बात करने वाले। तो सिंपल रजिस्टर्ड मॉर्गेज के केस में अगर यहां पर पर्सन ए जो कि बोरोर है, जो कि मॉर्टगेजर है, हु इज अ मॉर्टगेजर ओवर देयर, जो कि चार्ज क्रिएट कराएगा, वो अपने आप को पर्सनली बाइंड कर लेता है कि उसने यहां पर लोन की रिपेमेंट करनी है, एंड अगर वो यहां पर लोन की रिपेमेंट नहीं करता है तो उसकी प्रॉपर्टी को सेल किया जा सकता है। लेकिन जो ये सेलिंग की जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट की इंटरवेंशन के साथ ही प्रॉपर्टी को सेल किया जा सकता है, एंड यहां पर ये मैंडेटरी रहता है कि ये जो रजिस्ट्रेशन इस मॉर्गेज की यहां पर की जाए, यानी कि इस तरह की मॉर्गेज को रजिस्टर करवाना यहां पर क्या रहेगा, मैंडेटरी रहने वाला है, राइट। इस केस में जो प्रॉपर्टी की टाइटल डीड्स हैं वो बोरोर यानी कि मॉर्टगेजर के पास ही रहती हैं, एंड जो डीड होती है मॉर्टगेज वाली उसे यहां पर आपको रजिस्टर करना जरूरी रहता है। आपको उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी रजिस्ट्रार के पास या फिर सब रजिस्ट्रार के पास, ये चीज यहां पर मैंडेटरी रहती है। एंड प्रॉपर्टी को आप यहां पर कोर्ट की इंटरवेंशन के बिना यहां पर नहीं बेच सकते, आपको उसके लिए यहां पर कोर्ट को इंटरवीन करना ही पड़ेगा। एंड इसमें यहां पर आपको मॉर्टगेज डीड करवानी पड़ेगी, कम से कम 2 विटनेस की आपको जरूरत पड़ेगी, आपको स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, एंड जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा कॉस्टली हो जाती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द इक्विटेबल मॉर्गेज ओवर देयर। अभी हम इक्विटेबल मॉर्गेज के बारे में बात करने वाले हैं। इक्विटेबल मॉर्गेज के केस में जो टाइटल डीड होती है, लेट्स से केस की ए यहां पर बोरोर है यानी कि मॉर्गेजर है, अब ये यहां पर अपनी प्रॉपर्टी के ओनरशिप के जो कागज है वो यहां पर दे देगा मॉर्गेजी को, यानी कि बैंक को, यानी कि क्रेडिटर को, एंड फर्दर जो इक्विटेबल मॉर्गेज का चार्ज है वो यहां पर क्रिएट हो जाएगा। लेकिन इक्विटेबल मॉर्गेज जो है वो नोटिफाइड एरियाज में ही क्रिएट हो सकती है, जैसे कि कैलकाटा, मैड्रास, एंड फर्दर जो आपके पास यहां पर नोटिफाइड एरियाज हैं जैसे कि ब्लॉक लेवल जितने भी ऑफिसर्स जहां पर हैं उनमें पर्टिकुलरली जो मॉर्गेज का चार्ज है इक्विटेबल मॉर्गेज का वो क्रिएट किया जा सकता है। एंड साथ के साथ यहां पर इंटेंट देना पड़ता है, यानी कि इंटेंशन देनी पड़ेगी यहां पर पर्सन ए को, यानी कि बोरोर को, कि वो यहां पर प्रॉपर्टी के ऊपर इक्विटेबल का मॉर्गेज का चार्ज क्रिएट करते हुए प्रॉपर्टी को एज ए सिक्योरिटी की तरह रखना चाहता है सिक्योर्ड लेंडर के पास। एंड फर्दर जब तक वो यहां पर लोन को रीपे नहीं करता था उसको यहां पर इक्विटेबल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके वो यहां पर नहीं मिलने वाले हैं। तो यहां पर इस केस में रजिस्ट्रेशन की जरूरत यहां पर नहीं होती, यानी कि मॉर्गेजी को रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी पड़ेगी, जिसकी वजह से एज कंपेयर टू दैट ऑफ द सिंपल मॉर्गेज ये काफी ज्यादा आसान है क्रिएट करने में भी, एंड इसमें कॉम्प्लिकेशंस भी कम है, एंड इसमें स्टैम्प ड्यूटी एटसेट्रा नहीं लगती है, एंड डेफिनेटली इसके केस में
काफी ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो रिक्विजिट्स क्या है? पहला रिक्विजिट ये है कि जो लोन है वो यहाँ पर डेप्ट कहलाता है, मॉर्गेज डेप्ट जिसको हम कहते हैं, एंड फर्दर ये पर्पस रहेगा जिस पर्पस के लिए इक्विटेबल मॉर्गेज का चार्ज क्रिएट किया जाएगा। साथ के साथ सेकंड वन इट्स रिलेटेड टू कि यहाँ पर जो टाइटल डीड्स है उनको डिपॉजिट करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ नोटिफाइड टाउन्स में यहाँ पर ये हो सकती है, एंड दिस इज टू बी डन बाय द मॉर्गेजर, या फिर जो मॉर्गेजर जो एजेंट है वो यहाँ पर इसको क्रिएट करता है। एंड यहाँ पर इंटेंशन शोकेस करनी पड़ेगी मॉर्गेजर को कि वो यहाँ पर मॉर्गेज डेप्ट को लेने के लिए जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर मॉर्गेज का चार्ज क्रिएट करने वाला है, एंड लेटर ऑफ इंटेंट यहां पर मॉर्गेजी को ऑब्टेन करनी पड़ती है। सो दैट्स रिलेटेड टू इट। अभी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो होती हैं रिलेटेड टू मॉर्गेज उनको हम यहां पर गो थ्रू कर लेते हैं। तो दो राइट्स यहां पर स्पेसिफिकली रहते हैं, दैट इज वन इज द इट इज द राइट ऑफ फोरक्लोजर, एंड जो दूसरा रहता है वो रहता है राइट ऑफ रिडेम्पशन ओवर देयर। जो राइट ऑफ फोरक्लोजर है वो सेक्शन 67 में डिफाइंड है, आपको सेक्शंस याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट डू रिमेंबर द टर्म्स कि ये पर्टिकुलरली होती क्या है, ठीक है। तो राइट ऑफ फोरक्लोजर क्या रहता है? इन केस यहां पर बैंक यानी कि जो यहां पर लेंडर है इसने पर्टिकुलरली लोन दे दिया मॉर्गेज के अगेंस्ट, एंड फर्दर लोन जो था बोरोर ने रीपे नहीं किया। अब बोरोर के पास एक राइट रहता है, दैट इज अ राइट टू रिडेम्पशन, यानी कि अगर वो यहां पर लोन को रीपे कर देता है इन फुल तो वो अपनी प्रॉपर्टी को यहां पर रिडीम कर सकता है बैंक से, ठीक है। तो लेकिन इस केस में अगर बोरोर ने रीपे नहीं किया उसके केस में उसके पास यहां पर पर्टिकुलरली क्या रहता है कि 30 उसके पास साल का या राइट रहता है, राइट टू रिडेम्पशन, यानी कि 30 साल तक अगर वो यहां पर रीपे कर देते तो बैंक से अपनी प्रॉपर्टी ले सकता है। लेकिन अब बैंक के ऊपर क्या बन जाएगी? सिरदर्दी बन जाएगी, क्योंकि बैंक के पास तो यहां पर प्रॉपर्टी पड़ी है लेकिन बैंक की लिक्विडिटी कंप्लीट कर नहीं पा रहा क्योंकि बोरोर रीपे नहीं कर रहा। तो इसके केस में यहां पर बैंक यहां पर अप्लाई करता है कोर्ट के पास कि वो कोर्ट यहां पर एक राइट दे दे, दैट इज राइट ऑफ फोरक्लोजर, कि यहां पर जो बोरोर है अपना राइट ऑफ रिडेम्पशन यूज ना कर पाए। सो राइट ऑफ फोरक्लोजर कुछ इस तरह से रहता है, राइट ऑफ रिडेम्पशन एंड राइट ऑफ फोरक्लोजर दोनों के केस में ही यहां पर जो लिमिटेशन रहता है दैट इज 30 इयर्स, एंड फॉर दोनों में से एक ही राइट जो है एप्लीकेबल हो सकता है, यानी कि या तो राइट ऑफ रिडेम्पशन एप्लीकेबल रहेगा या फिर राइट ऑफ फोरक्लोजर यहां पर एप्लीकेबल रहेगा। उसके बाद बात करने वाले हैं रिलेटेड टू प्रायोरिटी ऑफ चार्ज। अगर यहां पर मॉर्गेजर जो है मल्टीपल इक्विटेबल चार्जेस क्रिएट करता है सेम ही प्रॉपर्टी के ऊपर इन फेवर ऑफ द डिफरेंट लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस, तो जो यहां पर पहली इंस्टीट्यूशन है जिसके पास मॉर्गेज का चार्ज यहां पर क्रिएट किया गया इक्विटेबल का, उसके पास प्रायोरिटी रहने वाली है। एंड फर्दर इन केस अगर जो मॉर्गेजर यानी कि जो बोरोर है अगर वो यहां पर सेपरेट रजिस्टर्ड मॉर्गेजेस क्रिएट करता है प्रॉपर्टी के ऊपर, तो यहां पर जो प्रायोरिटी ऑफ चार्ज रहेगी दैट विल बी बेस्ड अपॉन द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन, यानी कि जिस दिन जो यहां पर डीड है वो एग्जीक्यूट की गई। क्योंकि इसके केस में सिंपल मॉर्गेज के केस में अगर यहां पर रजिस्टर्ड मॉर्गेज आप करवाते हो उसके केस में यहां पर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होती है, यानी कि डॉक्यूमेंट्स को आपको यहां पर मैंडेटरीली एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो उसके केस में जिस डेट से रजिस्ट्रेशन हुई है उस डेट से यहां पर प्रायोरिटी फिक्स हो जाती है। अगर यहां पर ए ने चार्ज क्रिएट कराया इन फेवर ऑफ बी सी डी एंड डी ने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाई है यहां पर चार्ज की, तो उसके केस में प्रायोरिटी यहां पर डी के पास रहने वाली है, राइट। अगर मिक्स चार्जेस है यानी कि उसने यहां पर इक्विटेबल का चार्ज भी क्रिएट कर दिया एंड साथ के साथ जो रजिस्टर्ड मॉर्गेज का चार्ज था वो भी क्रिएट कर दिया, तो उसके केस में इक्विटेबल की जो प्रायोरिटी रहेगी वो यहां पर रहेगी जिस डेट को यहां पर इक्विटेबल हुई है उसके हिसाब से, एंड जो आपका रजिस्टर्ड मॉर्गेज है उसके केस में प्रायोरिटी रहेगी जिस डेट को उसकी एग्जीक्यूशन हुई है डीड डॉक्यूमेंट्स की, उसके बेस पर यहां पर प्रायोरिटी रहने वाली है। दैट्स द केस रिलेटेड टू प्रायोरिटी ऑफ चार्जेस ओवर देयर, एंड फर्दर इट्स रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ओवर देयर। तो प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी पे करना काफी ज्यादा मैंडेटरी रहता है इन केस ऑफ रजिस्टर्ड मॉर्गेज, क्योंकि अगर नॉन स्टैंपिंग आप करते हो उसके केस में डॉक्यूमेंट जो है वो खारिज होते हैं एंड वो एविडेंस के रूप में नहीं माने जा सकते, एंड जो रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है वो यहां पर पर्टिकुलरली रिक्वायर्ड रहते हैं अगर आप उनको एविडेंस की तरह मानना चाहते हो एंड अगर आप प्रिवेंट करना चाहते हो फ्रॉड्स को, राइट। एंड फर्दर फीस ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर अ डॉक्यूमेंट जो रहती है वो यहां पर स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने हिसाब से जो रजिस्ट्रेशन फीस रहती है वो यहां पर तय करती है, एंड लीजेस के लिए जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो यहां पर डिपेंड करती है कि लीज पीरियड कितना बड़ा है, कितना प्रीमियम है, एंड फर्दर सम कितना पेएबल है, एंड पीरियड ऑफ लीज कितना रहने वाला है। तो इन सभी चीजों के ऊपर यहां पर आपकी जो चार्जेस रहती है इनकी स्टैंप ड्यूटी रहती है वो यहां पर डिपेंडेंट रहती है। एंड फर्दर टाइम फ्रेम फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स ओवर देयर, तो यहां पर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के हिसाब से ये पर्टिकुलर चीज कहा गया है कि अगर हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की रिलेटेड टू डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स एक्सक्लूडिंग द विल ओवर देयर, तो उसके केस में कहा गया कि आपको रजिस्ट्रेशन जब आप यहां पर एग्जीक्यूशन करते हो उसके बाद 4 महीने के अंदर अंदर आपको उसकी जो पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन है डॉक्यूमेंट की करवानी पड़ेगी। अगर आप एग्जीक्यूशन नहीं करते, एग्जीक्यूशन का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन करवाना, ठीक है, एग्रीमेंट के ऊपर साइन करवाना, तो 4 महीने के अंदर अंदर आपको उसको यहां पर रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अगर आप 4 महीने के अंदर अंदर रजिस्टर नहीं करवाते हो उसके बाद आप पर्टिकुलर और 4 महीने आगे ले सकते हो, यानी कि ये 4 महीने के लिए अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो उसके बाद और 4 महीने आपको आगे मिल सकते हैं। लेकिन आपको यहां पर पर्टिकुलरली
जो पेनल्टी फीस है वो पे करनी पड़ेगी, जो कि रजिस्ट्रेशन फीस का 10 गुना तक का अमाउंट का हो सकता है यहां पर। एंड उसके बाद अगर आप यहां पर फिर भी नहीं करवाते हो तो आप पर्टिकुलरली यहां पर क्या कर सकते हो, द पार्टीज कैन एग्जीक्यूट अ डीड ऑफ कंफर्मेशन कंफर्मिंग द वैलिडिटी। तो यहां पर उनको पर्टिकुलर अलग से एक डीड साइन करनी पड़ेगी जिसमें वो ये तय करती है कि ये डॉक्यूमेंट जो हमने वैलिड मानने हैं, एंड वो बाइंडिंग नेचर बन जाएगा मेन डीड के ऊपर, ठीक है। तो अलग से एक डीड यहां पर करनी पड़ेगी एग्जीक्यूट, अगर 8 महीने टोटल निकल गए, राइट। पेनल्टी तो पे करनी पड़ेगी, साथ में वो डीड अलग से साइन करनी पड़ेगी, उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी अलग से पड़ेगी, राइट। Further, it's related to verification of the title of the property over there. Title of the property के साथ वेरिफिकेशन का मतलब रहता है कि जब आप यहां पर ऑनरशिप को यहां पर वेरीफाई करना चाहते हो तो उसके केस में आप डॉक्यूमेंट जो है, जो भी लॉज हुए हैं सब रजिस्ट्रार के पास, उनको वेरीफाई कर सकते हो। एंड साथ ही साथ अगर कोई यहां पर आपके पास कोई ऑब्जेक्शन रेज होता है तो आप सर्च रिपोर्ट निकलवा सकते हो, 30 साल की सर्च रिपोर्ट निकलवा लो, उसके हिसाब से चेक कर लो, या फिर एनईसी से चेक कर लो, या फिर पर्टिकुलरली आप सरसई का जो पोर्टल है वहां पर प्री सरसई रिपोर्ट, खास करके जब भी बैंक जो मॉर्गेज के अगेंस्ट लोन देते हैं ना, वहां पर प्री सरसई मैंडेटरी है। प्री सरसई इज बेसिकली रिलेटेड टूवर्ड सरसई, एक पोर्टल बनाया गया, सेंट्रल पोर्टल बनाया गया, जब भी कोई सिक्योरिटाइजेशन या फिर मॉर्गेज या फिर हाइपोथेकेशन का चार्ज एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक अमाउंट से ऊपर आप क्रिएट करते हो, उसके केस में कहा गया कि आपको ऑनलाइन सरसई पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवानी ही पड़ेगी, वो मैंडेटरी है। अगर वहां पर आपने रजिस्ट्रेशन करवाई है तभी आपका जो चार्ज की प्रायोरिटी वहां पर मिलती है। तो एक यहां पर प्रिकॉशन रहती है सभी बैंक्स के लिए, सभी लेंडर्स के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, कि जब भी आप यहां पर लेंडिंग करने वाले हो उससे पहले प्री सरसई रिपोर्ट निकालोगे, यानी कि आप एक यहां पर सर्च रिपोर्ट निकालते हो प्री सरसई के ऊपर कि ये प्रॉपर्टी जिसके ऊपर हम लेंडिंग करने वाले हैं इसके रिलेटेड कोई चार्ज ऑलरेडी ऊपर एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा, वो चीज यहां पर आप निकाल सकते हो, राइट। फर्दर सरसई के बारे में पढ़ लेते हैं। सरसई का फुल फॉर्म रहता है सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन इंडिया ओवर देयर। तो इसके केस में पर्टिकुलरली जब भी आप कोई सिक्योरिटी इंटरेस्ट रजिस्टर करते हो तो आपको उसको ऑनलाइन रजिस्टर करना पड़ेगा रिलेटेड टू ट्रांजेक्शन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन, या फिर सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट करते हो मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में आपको उन्हें ऑनलाइन सरसई के पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। एंड सरसई को यहां पर स्टैब्लिश किया गया था 2011 में सरफेसी एक्ट के अंदर। एंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि एक सेंट्रल पोर्टल बन जाएगा जिसमें सिक्योरिटाइजेशन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड या सिक्योरिटी इंटरेस्ट रिलेटेड जो चार्जेस होंगे उनको ऑनलाइन रजिस्टर किया जाएगा। एंड कोई भी पर्सन, कोई भी लिटरली कोई भी पर्सन यहां पर सरसई के जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको इंस्पेक्ट कर सकता है, उनको सर्च कर सकता है। सिंपली एक छोटी सी फीस यहां पर पे करनी पड़ती है। अगर फीस की बात करते हैं तो अगर आपने चार्ज को क्रिएट करना है या फिर चार्ज आपने ऑनलाइन बनाया था उसको मॉडिफाई करना है तो उसके केस में आप यहां पर फॉर्म 1 भरोगे जो कि ऑनलाइन फॉर्म रहता है। एंड इसमें जो चार्जेस रहेंगे, अगर तो आपका लोन का अमाउंट 5 लाख से ज्यादा है उसके केस में फीस रहेगी उसमें 100 रुपीज की फीस रहेगी। लेकिन अगर आपका लोन अमाउंट 5 लाख से कम है उसके केस में जो फीस रहेगी वो 50 रुपीज की फीस रहेगी, अलग से जो जीएसटी रहेगा वो अलग से रहेगा, राइट। इसी तरह से अगर आपने कोई चार्ज क्रेडिट किया था एंड आप उसको सेटिस्फाई करना चाहते हो, सेटिस्फाई का मतलब है मान लीजिए 10 लाख का लोन दिया गया था एंड 10 लाख का लोन यहां पर बोरो ने रीपे कर दिया, तो उसके केस में आप उसको बंद करना चाहते हो चार्ज को, तो उसको सेटिस्फेक्शन कहते हैं, सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज कहते हैं। उसके केस में कोई भी आपकी अलग से फीस नहीं लगेगी अगर आप सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज यहां पर करना चाहते हो। इसी तरह से अगर आप सिक्योरिटाइजेशन से रिलेटेड या फिर रिकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, फाइनेंशियल एसेट से रिलेटेड यहां पर जो चार्ज है उसको ऑनलाइन चढ़ाना चाहते हो तो 500 रुपए फीस लगेगी। एंड फॉर द अगर सिक्योरिटाइजेशन या रिकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो यहां पर आपने चार्ज क्रिएट किया था आप उसको सेटिस्फाई करना चाहते हो तो 50 रुपीज की यहां पर फीस लगेगी। एंड अगर यहां पर कोई भी और आप रिकॉर्ड को सर्च करना चाहते हो तो उसके केस में आपकी 10 रुपए की फीस लगेगी, सर्च के केस में भी। एंड अगर यहां पर आप पर्टिकुलरली एप्लीकेशन आपकी डिले हो जाती है उसके केस में आपको 10 गुना तक की अलग से फीस पे करनी पड़ सकती है। लेकिन अब ये जो चीज था रिलेटेड टू कि ये आपको 10 गुना अलग से पे करना पड़ेगा, इस पॉइंट को यहां पर अब यहां पर डिलीट कर दिया गया, ये अब यहां पर एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसमें यहां पर ज्यादा स्ट्रिंजेंट वे में उन्होंने कह दिया कि अगर आपने सरसई में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो आपको प्रायोरिटी नहीं मिलेगी जब आप पर्टिकुलरली यहां पर लोन के अगेंस्ट कोई कार्रवाई करने जाते हो। यानी कि अगर आपने सरसई नहीं करवा रखा तो आप सरफेसी में भी केस फाइल नहीं कर पाओगे, राइट। अब उसके बाद बात आ जाए रिलेटेड मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग बेसिकली पोस्ट सैंक्शन से रिलेटेड है, यानी कि मैंने लोन को अप्रेज कर दिया, लोन सैंक्शन कर दिया, अब लोन सैंक्शन हो गया, जो लोन सैंक्शन हो गया लोन को उसके बाद क्या कर देंगे, डिसबर्स कर देंगे। अब डिसबर्स करने के बाद क्या करना है, मॉनिटर करना होता है। मॉनिटरिंग में सबसे पहली चीज क्या आती है कि क्या जिस पर्पस के लिए हमने लोन दिया था क्या उस पर्पस के लिए लोन के पैसे का इस्तेमाल किया गया कि नहीं किया गया। आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करते हो, डिसबर्समेंट प्रॉपर करते हो, आप इंस्पेक्शन करते हो, फॉलोअप करते हो रिकवरी के लिए, लोन को अगर रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत पड़ती है तो लोन को रिस्ट्रक्चर भी करते हो। ये सब चीजें किसमें आती है, मॉनिटरिंग में आती है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हम बात करने वाले इंस्पेक्शन के बारे में। इंस्पेक्शन का मतलब है आप पीरियोडिक मैनर में इंस्पेक्शन करते हो। पहली चीज होती है कि जो आपने यहां पर पर्टिकुलरली
पीरियोडिक हमें टर्नओवर्स दी थी, लेट्स टेक द केस कि हमने कहा था कि हमें यहां पर ये पर्टिकुलरली क्या प्रोजेक्शन दी गई है, तो उस प्रोजेक्शन को चेक करना कि प्रॉपर चीजें हो रही है कि नहीं हो रही है, तो आप उसके रिलेटेड यहां पर जो भी ऑफिस है, जो भी यहां पर फैक्ट्री है, उसको इंस्पेक्ट कर सकते हो। अगर रिटेल लोन की बात करें उसके केस में, अगर मान लीजिए होम लोन दिया गया, तो मैं देखना चाहता हूं क्या डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर यहां पर कामकाज किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, क्या यहां पर जो चीज कही जा रही है बोरो के द्वारा वो एक्चुअल में मैच करती भी कि नहीं करती है, उसके रिलेटेड। एंड फर्दर रिलेटेड टू आप इसकी वेरिफिकेशन जो है डॉक्यूमेंट्स के थ्रू कर सकते हो, आप यहां पर जो आपका आर्किटेक्ट है उसके साथ सर्टिफिकेट ले सकते हो, उसके थ्रू यहां पर वेरिफिकेशन कर सकते हो। एंड फर्दर एनुअल या फिर पीरियोडिक हम यहां पर फ्री इनकम्बरेंस का जो सर्टिफिकेट है वो ले सकते हैं। तो डिफरेंट हमारे पास वे होता है जिनके थ्रू हम यहां पर इंस्पेक्शन कर सकते हैं। फिर बात आती है रिकवरी की। रिकवरी का मतलब होता है आप ये चेक करते हो कि जो ईएमआई ड्यू हो गई थी, यानी कि इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट जो ड्यू हो चुकी थी, क्या वो इन टाइम यहां पर पे कर दी गई है, क्या उसमें कोई इसी तरह का ड्यू तो नहीं है, क्या प्रॉपर रिकवरी आ रही है, अगर नहीं भी आ रही तो क्या रीजन है, आप उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करो। फर्दर रिलेटेड टू रीस्ट्रक्चरिंग। अब रीस्ट्रक्चरिंग एक तो होती है मैंडेटरी रीस्ट्रक्चरिंग, यानी कि जब होम लोन दिया जाता है उसके केस में, मान लीजिए कंस्ट्रक्शन के केस में होम लोन दिया, मैंने आपको बताया कि उसमें 18 मंथ्स का यहां पर आप यहां पर मॉरेटोरियम पीरियड देते हो, यानी कि 18 महीने के लिए कोई भी आपकी इंस्टॉलमेंट शुरू नहीं होगी। अब इस पीरियड के दौरान जो भी इंटरेस्ट पड़ेगा, हो सकता है कि बोरोर उसको पे ना करे, यानी कि प्री ईएमआई इंटरेस्ट यहां पर पे ना करे, तो उसके केस में यहां पर लोन अमाउंट को रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, लोन अमाउंट को रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। एक तो क्या मैंडेटरी रीस्ट्रक्चरिंग होगी, दूसरी हो गई कि मान लीजिए आपने पर्टिकुलर को लोन दिया था, अब उसमें कुछ ना कुछ यहां पर बोरो की तरफ से डिले हो गया, बोरो की तरफ से यहां पर उसको रीपे करने में डिले रह गया, तो अदरवाइज अगर आप यहां पर लोन को रीपे करना शुरू कर देते हो कि लोन रीपे नहीं हुआ, तो उसके केस में आपका लोन जो है खराब हो जाएगा। लेकिन अगर आपको जेन्युइन केस लगता है, नॉट इन द केस ऑफ द विलफुल डिफॉल्टर्स, लेकिन अगर आपको जेन्युइन केस लगता है तो आपको उसकी इंस्टॉलमेंट्स को आप रीस्ट्रक्चर कर सकते हो, यू कैन रीस्ट्रक्चर द इंस्टॉलमेंट्स, ताकि वो पर्सन यहां पर जो बड़ी इंस्टॉलमेंट्स है वो यहां पर पे कर दे। दैट्स रिलेटेड टू रीस्ट्रक्चरिंग ओवर देयर। फर्दर उसके बाद बात आती है क्लोजर ऑफ अकाउंट, यानी कि बोरोर अगर सभी के सभी ड्यूज को पे ऑफ कर देता है, यानी कि प्रिंसिपल भी पे कर दिया या इंटरेस्ट भी पे कर दिया, साथ के साथ जो और चार्जेस है वो भी पे कर दिए, तो उसके केस में बोरोर का जो अकाउंट है उसको बंद कर देंगे, एंड जो उसके भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स है उनको भी यहां पर रिलीज कर देंगे, राइट। फर्दर होम लोन में बहुत से तरह के फ्रॉड हो सकते हैं, तो क्या क्या फ्रॉड हो सकते हैं, किस तरह से हम उनसे बच सकते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट इट। पहला चीज होता है फैब्रिकेशन ऑफ द इनकम डॉक्यूमेंट्स, यानी कि मान लीजिए फॉर्म 16 दिया या फिर आईटीआर दी, उस पर्सन ने खुद ब खुद बना करके यहां पर फेक अपनी इंफॉर्मेशन जो थी वो यहां पर सबमिट कर दी। तो किस तरह से कर सकते हो आप, यहां पर जो भी आपकी सैलरी स्लिप्स है आप इंप्लॉयर से उसको वेरीफाई कीजिए, आईटीआर को ऑनलाइन वेरीफाई कीजिए, ये चीज आप कर सकते हो। लोन अमाउंट इन कैश बाय थर्ड पार्टी, हो सकता है कि आपने यहां पर जो लोन था वो यहां पर सैंक्शन कर दिया एंड आपने पेमेंट यहां पर थर्ड पार्टी को कर दी, एंड उस पार्टी ने यहां पर इसको इनकैश कर लिया एंड उसका इमेज जो यूजर्स था वो अलग पर्पस से कर लिया। तो आप यहां पर जब भी लोन की डिसबर्समेंट करें, खास करके जो यहां पर आपके रिस्पेक्टेड वेंडर्स है जिनसे सामान लेना, बेनिफिशियरीज है, डायरेक्टली उनको यहां पर पैसा जाना चाहिए ताकि इंटेंडेड पर्पस के लिए उसका इस्तेमाल हो। इस तरह से आप इसकी मिटिगेशन कर सकते हो। फिर होता है फॉर्जरी ऑफ द टाइटल डॉक्यूमेंट, जहां पर टाइटल डॉक्यूमेंट यानी कि ऑनरशिप के डॉक्यूमेंट्स को ही फोर्ज कर दिया, उसके केस में आप यहां पर क्या करोगे, जो आपके पैनल का लीगल एडवाइजर है उस पर्सन से आप एक सर्टिफिकेट लोगे कि क्या ये डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही हैं, आप रजिस्ट्रार के ऑफिस से वेरीफाई कर सकते हो, सही से वेरीफाई कर सकते हो, तो इस तरह से इन चीजों के साथ डील कर सकते हैं। एंड फर्दर स्टेटेड ओवर वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी की वैल्यू लेट्स से द केस बनती थी 50 लाख की, लेकिन आपने वैल्यू यहां पर शो कर दी यहां पर 1 करोड़ की। अब ये ओवर वैल्यूएशन होगी, उसके केस में लोन का क्वांटम इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन आप यहां पर किस तरह से करोगे, आप फिजिकल वेरिफिकेशन करो, जो आसपास की यहां पर प्रॉपर्टीज है उसके हिसाब से यहां पर एक वैल्यूएशन को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करो। लेट्स से कि ये प्रॉपर्टी के ऊपर लोन देना था, इसकी सेम एरिया ये 100 यार्ड्स का एरिया है, एंड इसके साथ एक और प्रॉपर्टी है जो कि 100 यार्ड्स में, इसकी वैल्यूएशन शो कर दी 1 करोड़ की, जब हम इसकी वैल्यूएशन की बात करें वो कह रहे 40 लाख की है, तो इतना डिफरेंस कैसे हो सकता है, कुछ ना कुछ यहां पर दिक्कत होनी चाहिए ना, तो उसको पता करो एंड उसके हिसाब से जो एक्चुअल वैल्यू उसको एस्टैब्लिश कर सकते हैं। फर्दर रिलेटेड टू सेल ऑफ प्रॉपर्टी विद एग्जिस्टिंग लोन, हो सकता है कि आपके लोन के साथ ही पर्सन प्रॉपर्टी को आगे सेल कर दे। अब इसके केस में क्या करेंगे, आप थॉरली वेरीफाई करो कि जो भी यहां पर पर्टिकुलर लोन लिया जा रहा है उसके लिए जो भी प्रॉपर्टी ली जा रही है, तो क्या वो प्रॉपर्टी जो है वो फ्री ऑफ चार्जेस है, उसमें कोई यहां पर इनकम्बरेंस तो नहीं है, तो एनईसी ले सकते हो, उसमें ड्यू डिलिजेंस आपको रखनी पड़ेगी। फर्दर मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंड यूज ऑफ लोन्स, यानी कि लोन जो था वो किसी और पर्पस के लिए दिया, यानी कि आपने घर बनाने के लिए दिया लेकिन यूजेज कर लिया किसी और पर्पस के लिए, तो आपको यहां पर क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, आपको यहां पर प्रॉपर्ली टाइम टू टाइम स्टेप्स के ऊपर चेक करना पड़ेगा कि जिस इंटेंडेड पर्पस के लिए दिया गया था क्या उसी पर्पस के लिए यूज किया जा रहा कि नहीं किया जा रहा, राइट। सो दैट विल बी रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर ओवर हियर। तो आई होप कि आपको यहां पर ये चैप्टर जो है वो क्लियर हो गया। इट्स रिलेटेड टू डिलीवरी चैनल इन रिटेल बैंकिंग। तो रिटेल बैंकिंग के केस में डिलीवरी चैनल का मतलब क्या होता है, डिलीवरी चैनल का मतलब होता है कैसे प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, यानी कि कैसे जो प्रोडक्ट्स है सर्विसेज है कैसे वो ऑफर की जाएंगे कस्टमर को।
एंड हमारे पास मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन रहती है एंड दैट इज बेसिकली अडॉप्टेड बाय ईच एंड एवरी बैंक ओवर देयर, ठीक है, ताकि टोटल कस्टमर एक्सपीरियंस मिल पाए। यानी कि कस्टमर को मल्टीपल चैनल्स अवेलेबल चाहिए जिसके साथ उनके पास कन्वीनियंस अवेलेबल रहेगी कि वो ऐसे भी कस्टमर्स यहाँ पर प्रोडक्ट को यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं एंड दूसरे वे में भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम अपनी एप्लीकेशन की बात करते हैं तो वी बेसिकली अलाउ कि कस्टमर जो है वो यहाँ पर वेबसाइट के थ्रू भी एक्सेस कर पाए, वो यहाँ पर एप्लीकेशन के थ्रू भी एक्सेस कर पाए। सो दैट्स रिलेटेड टू डिलीवरी चैनल, ठीक है। तो यहाँ पर बैंक के केस में दो तरह के डिलीवरी चैनल रहते हैं, एक हमारे पास रहता है फिजिकल चैनल एंड दूसरा रहता है रिमोट चैनल। व्हेन वी टॉक अबाउट द फिजिकल चैनल तो वहां पर हमारे पास ब्रांचेस हैं, वी आर हैविंग द एक्सटेंशन काउंटर्स ओवर देयर। एंड जब हम रिमोट चैनल्स की बात करते हैं वहां पर वी आर हैविंग द एटीएम्स, इंटरनेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग ओवर देयर। तो इनके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि इसमें कैसे कैसे दिक्कतें आ सकती हैं, क्या क्या एडवांटेजेस रहते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं यहाँ पर फिजिकल चैनल के बारे में एंड यहाँ पर बात करने वाले ब्रांच के बारे में। अब ब्रांच जो है दैट इज अ प्राइमरी डायरेक्ट चैनल जहां पर जो रिटेल बैंकिंग सर्विसेज है वो प्रोवाइड की जा सकती हैं। अब यहां पर पर्टिकुलर क्या होता है कि आपके पास यहां पर पर्टिकुलर एक हार्ड आपके पास ब्रिक एंड मोटर स्ट्रक्चर है जो पर्टिकुलरली आपने यहां पर सबसे ज्यादा इसको सुप्रीम माना गया, यानी कि कस्टमर के साथ आप इंटरेक्ट करते हो, कस्टमर से बातचीत करते हो, कस्टमर के बारे में जानते हो। एंड बहुत से कस्टमर्स ऐसे यहां पर डेफिनेटली वो रिकमेंड करते हैं कि हम तो ऑनलाइन चैनल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम तो ब्रांच में जाकर ही ट्रांजेक्शन करेंगे ताकि हमें बेनिफिट मिल पाएगा। लेकिन क्योंकि ब्रांचेस में रश ज्यादा होता है तो पीपल डू अवॉइड इट कि उनको क्यों जाना पड़े वहां पर अगर उनका काम ऑनलाइन हो सकता है, राइट। तो इंपॉर्टेंस क्या रहती है यहां पर ब्रांचेस की रिटेल बैंकिंग में। लेट्स हैव अ लुक एट इट। तो ब्रांचेस होते हैं वो टेंजिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, पहली चीज सबसे बात। एंड दूसरी चीज कम्युनिकेशन होती है। एक्चुअल में आप रियलिटी में एम्प्लॉयज के साथ कम्युनिकेट कर पाते हो, आप प्रोडक्ट्स को ज्यादा बेटर वे में जान पाते हो। एंड फर्दर जब आप स्टाफ को फिजिकली देखते हो तो डेफिनेटली आपकी ट्रांजेक्शन के ऊपर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, इंपैक्ट पड़ता है। एंड आपकी एक यहां पर एक अटैचमेंट बनती है, बॉन्ड बनती है यहां पर बैंक की सर्विसेज के साथ। एंड फर्दर इजेंशियल्स के अच्छी ब्रांच के पहली बात तो लेआउट। लेआउट ऐसी होनी चाहिए कि ईज ऑफ सर्विसेज रहे, आपके पास जो स्पेस है फ्लोर की वो स्पेसिफिकली प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, आपके पास जो यहां पर कंडीशंस हैं वो पर्टिकुलर बेटर होना चाहिए, एम्बियंस अच्छा होना चाहिए एंड फर्दर एफिशिएंसी हो, इंटरनल कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस हो। तो ये काफी चीजें यहां पर होती हैं दैट्स रिलेटेड टू द ब्रांच लेआउट ओवर देयर। सेकंड इट्स रिलेटेड टू ब्रांच लेआउट एंड सर्विस डिलीवरी ओवर देयर, यानी कि टोटल ऑटोमेशन ऑफ द ब्रांचेस की जा सकती है। सिंगल विंडो का कंसेप्ट आजकल अवेलेबल रहता है एंड साथ के साथ यहां पर जो काउंटर्स हैं वो इंडिविजुअली ऐसे डिजाइन होने चाहिए ताकि यहां पर वन टू वन रिलेशनशिप जो है कस्टमर के साथ वो यहां पर रेडी हो। एंड फर्दर रिलेटेड टू पर्सनल बैंकिंग ब्रांचेस ओवर देयर। आज की डेट में सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके पास जनरल ब्रांचेस हैं, आज की डेट में आपके पास ऐसी ब्रांचेस भी स्पेसिफिकली हैं जो स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस हैं, जैसे कि मान लीजिए कॉर्पोरेट ब्रांच बना दी या एसएमई की ब्रांच बना दी या फॉरेन जो की ट्रांजेक्शन ब्रांच है वो यहां पर अलग से बन गई। सो दीज आर द डिफरेंट ब्रांचेस जिनको सेटअप किया जा सकता है स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस के रूप में, जहां पर स्पेशलाइज्ड सर्विसेज ही सिर्फ और सिर्फ प्रोवाइड की जाएंगी। मेन कारण क्या है, अगर सिंगल जनरल ब्रांच रहेगी तो वहां पर मल्टीपल चीजों में डील करना है तो डेफिनेटली टीएटी यानी कि टर्न अराउंड टाइम यहां पर इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ब्रांचेस जो है स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस हैं, अगर वी आर हैविंग द स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस ओवर देयर इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो आप पर्टिकुलरली कस्टमर की नीड्स को ज्यादा बेटर वे में केटर कर पाओगे, ठीक है। तो ये फंडा रहता है। अब उसके बाद बात आती है बीसी एंड बीएफ के बारे में। बीसी रहता है बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट एंड बीएफ रहता है बिजनेस फैसिलिटेटर। तो जनवरी 2006 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस दी थी कि और दो कैटेगरी जो है बैंकिंग इंटरमीडिएट से रिलेटेड के उनको यहां पर लेकर के आ जा सकता है, दैट्स रिलेटेड टू बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट एंड बिजनेस फैसिलिटेटर ओवर देयर। बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट का काम क्या होता है कि ये बैंक के द्वारा अपॉइंट किया जाता है ताकि जहां पर बैंक की ब्रांचेस ओपन नहीं हो सकती है वहां पर ये पर्सन को अपॉइंट कर दोगे ताकि वहां के लोकल पर्सन अगर ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो इस पर्सन के थ्रू यहां पर वो ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। अब इनको माइक्रो एटीएम की सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं, दे आर प्रोवाइडेड विद माइक्रो एटीएम ओवर देयर, जिसके थ्रू यहां पर ये बैंकिंग की जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको ट्रांजैक्ट करवा पाते हैं। तो ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स हैं या फिर एंटिटीज हैं जो कि बैंक के द्वारा अपॉइंट की जाती हैं, जो बेसिक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज होते हैं वो यहां पर कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं बैंक के बिहाफ के ऊपर। तो ये बैंक के एजेंट की तरह कामकाज यहां पर करते हैं एंड यहां पर जो बैंक की सर्विसेज होती है उनको यहां पर एक्सटेंड करते हैं जहां पर बैंक की फिजिकल ब्रांचेस एग्जिस्ट नहीं करती है। एडवांटेजेस क्या है, डेफिनेटली आप यहां पर जो रिमोट एरियाज है उनको कवर करते हो तो यहां फाइनेंशियल इंक्लूजन में हेल्प मिलती है। आप यहां पर सर्विसेज जो है उन एरियाज में हेल्प कर सकते हो जहां पर आप ब्रांचेस ओपन नहीं कर सकते, बिकॉज ब्रांच को ओपन करना हर जगह पर फिजिबल भी नहीं है, वायबल भी नहीं है एंड कॉस्टली काफी रहता है। तो जबकि ये जो मेथड है वो काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी है। अब यहां पर आप पर्सन को जिसको अपॉइंट करोगे वो वहीं का लोकल रेजिडेंट होता है जिसके पास लोकल नॉलेज वहां के लोगों की है एंड वो रेप्यूटेड पर्सन होता है तो लोगों को उसमें विश्वास
विश्वास भी होता है एंड डेफिनेटली लोग जो है कन्वीनियंस के साथ यहाँ पर सर्विसेज को अवेल भी कर पाते हैं। अब बात आती है बिजनेस फैसिलिटेटर के बारे में। बिजनेस फैसिलिटेटर कुछ एक अप रैंक होता है बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट से। बिजनेस फैसिलिटेटर यहां पर जो होता है ये भी इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, एंटिटीज भी हो सकते हैं, लेकिन यहां पर ये सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते, ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को प्रमोट भी कर सकते हैं। जो दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे माइक्रो इंश्योरेंस, माइक्रो पेंशन प्लान एटसेट्रा, उनको आगे प्रमोट भी कर सकते हैं। एंड इवन यहां पर ये लोन से रिलेटेड जो आपके पास पर्टिकुलर एप्लीकेट्स है वो भी आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। सो बैंकिंग की ट्रांजेक्शन तो हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये भी ऐसे रिमोट एरियाज में काम करते हैं, इनका फायदा भी यहां पर हमें फाइनेंशियल इंक्लूजन में मिलता है। सो बिजनेस जो आपके पास फैसिलिटेटर्स होते हैं वो पर्टिकुलरली क्लाइंट्स को रेफर कर सकते हैं, क्लाइंट के प्रपोजल को आगे परस्यू कर सकते हैं एंड फर्दर जो यहां पर जो दूसरी फैसिलिटीज है वो यहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं बैंक के बिहाफ पर कस्टमर को, ठीक है। ट्रांजेक्शंस भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो यहां पर पर्सनली ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते, पर्सनली ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते, फैसिलिटेट कर सकते हैं लेकिन पर्सनली ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते। जो बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट है वो यहां पर पर्सनली ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं लेकिन बिजनेस फैसिलिटेटर पर्सनली ट्रांजैक्शन यहां पर नहीं कर पाते, ठीक है। एडवांटेजेस की बात करें तो डेफिनेटली यहां पर फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी हेल्प मिलेगी, अवेयरनेस एंड एजुकेशन भी बढ़ती है यहां पर, आगे वहां पे जो पॉपुलेशन है उस एरिया में उसमें अवेयरनेस भी बढ़ती है, एजुकेशन यहां पर, एंड फर्दर आप यहां पर अकाउंट ओपनिंग में उनसे असिस्टेंस ले सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में उनसे असिस्टेंस ले सकते हैं। दैट्स अ फंडा रिलेटेड टू बिजनेस फैसिलिटेटर्स ओवर देयर, ठीक है। तो 2006 में इनको अलाउ किया गया था। उसके बाद बात आती है रिलेटेड टू द एक्सटेंशन काउंटर्स ओवर देयर। अब जैसे मान लीजिए कोई स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, कोई स्ट्रेटेजिक प्लेस है, वहां पर आप ब्रांच तो ओपन नहीं कर सकते लेकिन आप एक अपना एक्सटेंशन काउंटर ओपन कर सकते हो जिसके थ्रू आप बेसिक सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन लैंडिंग सर्विसेज कैन नॉट बी प्रोवाइडेड टू दैट पर्टिकुलर एरिया। वहां से प्रपोजल शिफ्ट किए जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन वहां पर लैंडिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है। वहां पर आप दैट्स रिलेटेड टू एक्सटेंशन काउंटर्स ओवर देयर। तो एडिशनल सर्विस पॉइंट यहां पर बन जाते हैं जहां पर बैंक जो है स्ट्रेटेजिक पोजीशन को देखते हुए यहां पर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है एंड फर्दर बियॉन्ड देयर मेन ब्रांच नेटवर्क ओवर देयर। यानी कि मेन ब्रांच नेटवर्क तो अलग हो गया, लेकिन जैसे मान लीजिए कोई कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वहां पर ब्रांच नहीं ऊपर होगी, वहां पर क्या ऊपर होगा, देयर विल बी द एक्सटेंशन काउंटर। मान लीजिए कोई हॉस्पिटल है, काफी ज्यादा चलता है, तो वहां पर रेदर देन ओपनिंग अ फुल फ्लेज ब्रांच ओवर देयर, आप वहां पर एक्सटेंशन काउंटर यहां पर ओपन कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स अ फंडा रिलेटेड टू द एक्सटेंशन काउंटर। नाउ लेट्स फर्दर लुक फर्दर, इट्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक चैनल। मेरे पास क्या क्या हो सकता है, तो यहां पर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एटीएम के बारे में, यानी कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन के बारे में। तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन जो होती है इट्स अ सेल्फ सर्विस इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग डिवाइस ओवर देयर, जो यहां पर कस्टमर को अलाउ कर सकता है कि वो यहां पर बियॉन्ड द वर्किंग आवर्स भी इवन जो कैश है उसको डिस्पेंस कर सकते हैं, चेकबुक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यूटिलिटी बिल्स की पेमेंट कर सकते हैं, आधार नंबर को सीड कर सकते हैं एंड साथ के साथ यहां पर बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। बहुत सी फैसिलिटीज यहां पर रहती है जो यहां पर एटीएम के थ्रू उनको यहां पर मिल जाती है। मेन चीज क्या है, कस्टमर को कन्वीनियंस मिलती है एंड मोर ओवर कस्टमर जो है वो ब्रांच से और दूर जाकर भी काम कर सकते हैं एंड साथ ही साथ अब तो इंटरऑपरेबिलिटी अवेलेबल है ऑलरेडी एटीएम्स के केस में। तो डेफिनेटली आप यहां पर कहीं पर भी किसी और बैंक का एटीएम से भी यहां पर पैसे निकलवा सकते हो एंड डेफिनेटली कन्वीनियंटली यहां पर चीज हो सकती है। अगर टाइप्स ऑफ एटीएम के हिसाब से बात करें तो दो तरह के एटीएम के हमारे पास टाइप रहती है, एक रहते हैं ऑन साइट एटीएम, दूसरे रहते हैं ऑफ साइट एटीएम। यानी कि जहां पर जो एटीएम है वो ब्रांच के अंदर ही है, ब्रांच के अंदर ही सिचुएटेड है एंड फर्दर वहीं पर आप कैश विड्रॉल कर सकते हो, कैश रेमिटेंस कर सकते हो, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हो, वो आपका है ऑन साइट एटीएम। एंड जहां पर आपकी एटीएम जो मशीन है वो मेन ब्रांच में ना होते हुए वो यहां पर ब्रांच से दूर जाकर के किसी रिमोट लोकेशन पर है, दैट्स रिलेटेड विद द ऑफ साइट एटीएम ओवर देयर, ठीक है। क्योंकि यहां पर जरूरी तो नहीं है, जैसे मान लीजिए कोई बिजी एरिया है, बस स्टैंड है, वहां पर ब्रांच तो नहीं ओपन होगी, ब्रांच तो है नहीं वहां पर, लेकिन वहां पर अगर एटीएम लगा हुआ है तो कस्टमर्स को कन्वीनियंस अवेलेबल रहती है कि वो वहां पर अपना जो विड्रॉल है वो कर सकते हैं, ठीक है। फर्दर चार्जेस फॉर ऑपरेशंस इन एटीएम्स ओवर, तो क्या क्या चार्जेस रहते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रिलेटेड टू ट्रांजैक्शंस एट अ बैंक्स ओन एटीएम एट एनी लोकेशन, यानी किसी भी लोकेशन के ऊपर अगर बैंक के खुद के कस्टमर ने निकालने तो क्या चार्जेस रहेंगे। तो यहां पे 5 फ्री ट्रांजैक्शंस दी जाती हैं अगर बैंक का खुद का कस्टमर है एंड बैंक जो होता है सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर्स को मिनिमम 5 यहां पर फ्री ट्रांजैक्शंस देता है। एंड फर्दर अगर यहां पर ट्रांजैक्शन एट एनी अदर बैंक्स एटीएम एट मेट्रो लोकेशन, तो उसके केस में 3 फ्री ट्रांजैक्शन मिलती हैं, यानी कि आप किसी और बैंक का जो पर्टिकुलर है एटीएम है उसको इस्तेमाल करना चाहते हो एंड मेट्रो लोकेशन में वो है, तो उसके केस में आपको सिर्फ और सिर्फ 3 फ्री ट्रांजैक्शंस मिलती है। अब ये जो ट्रांजैक्शंस है ना, दीज आर द मिनिमम फ्री ट्रांजैक्शंस। बैंक से चाहे तो वो अपने एंड पर अगर वो ज्यादा ट्रांजैक्शंस फ्री देना चाहते हैं तो ज्यादा ट्रांजैक्शंस भी फ्री दे सकते हैं, वो उनके ऊपर है। एंड आरबीआई के डायरेक्टिव के हिसाब से जो कस्टमर्स है उनको यहां पर 21 रुपीज पर ट्रांजैक्शन पड़ेगी अगर उनकी परमिसिबल जो फ्री लिमिट है वो यहां पर खत्म हो जाती है, तो उसके हिसाब बाद उनको जो चार्जेस पड़ेंगे वो 21 रुपए पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से यहां पर पड़ने वाले हैं। एंड आरबीआई ने जो मैंडेट दिया है दैट्स ओनली रिलेटेड टू द फ्री मिनिमम ट्रांजैक्शंस, यानी कि बैंक चाहे तो अपने बिहाफ पर ज्यादा फ्री ट्रांजैक्शंस यहां पर अलाउ कर सकते
सकते हैं, राइट। एंड फेल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड क्या गाइडलाइंस है, लेट्स हैव अ लुक एट इट। अगर आपकी एटीएम के ऊपर कोई ट्रांजेक्शन फेल हो जाती है तो उसके केस में बैंक्स के लिए मैंडेटेड किया गया कि उनको T+5 डेज के ऊपर उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा, उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो यहां पर रिजॉल्व नहीं करते T+5 डे में, उसके बाद हर एक फेल ट्रांजेक्शन, हर एक दिन के लिए 100 रुपीज पर डे के हिसाब से यहां पर जो पेनल्टी है वो बैंक को एज अ कंपनसेशन पे करनी पड़ेगी टू द कस्टमर ओवर देयर। ये चीज यहां पर अलाउड रहेगी। जैसे मान लीजिए आपने एटीएम ट्रांजेक्शन करी, आपके पैसे डेबिट हो गए लेकिन कैश डिस्पेंस नहीं हुआ, उस पर्टिकुलर केस में यहां पर बैंक जो होगा उसे 5 दिन में ये जो पैसे जो ये होगा, ट्रांजेक्शन होगा, इसको रिवर्ट करना पड़ेगा। अगर नहीं करता है तो 100 रुपीज पर डे के हिसाब से पेनल्टी वो यहां पर कस्टमर को कंपनसेशन के रूप में देनी पड़ेगी, ठीक है। फर्दर रिलेटेड टू WLA, दैट इज व्हाइट लेबल एटीएम। व्हाइट लेबल एटीएम के केस में जो बैंक्स होते हैं वो एटीएम्स को ऑन नहीं करते हैं, दोज आर बीइंग ऑन बाय द नॉन बैंकिंग एंटिटीज, यानी कि जो एनबीएफसीज है वो यहां पर ऑन करते हैं, एटीएम को सेटअप भी वही करते हैं, ऑन भी करते हैं, ऑपरेट भी करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एटीएम नेटवर्क में वो यहां पर चलते हैं। अब यहां पर व्हाइट लेबल एटीएम इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन एटीएम्स के ऊपर किसी भी तरह की ब्रांडिंग, इंसिग्निया या फिर पर्टिकुलरली जो लोगो होता है वो नहीं होता है। दैट्स व्हाई दीज आर सेट टू बी द व्हाइट लेबल एटीएम्स ओवर देयर। एंड इस तरह के एटीएम्स में कोई भी ट्रांजैक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, सारी की सारी ट्रांजैक्शन होती है वो पेड होती है। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि बाकी एटीएम्स के केस में यहां पर जो कस्टमर्स होते हैं उनको 3 फ्री ट्रांजैक्शन मिलती है, लेकिन इस केस में व्हाइट लेबल एटीएम के केस में कोई भी सिंगल ट्रांजैक्शन भी यहां पर कस्टमर को फ्री नहीं मिलती है। एंड नॉन बैंकिंग एटीएम्स जो होते हैं वो यहां पर व्हाइट लेबल एटीएम्स को सेटअप कर सकते हैं, उनको चला सकते हैं। एंड जो नॉन बैंकिंग एंटिटीज इसको चलाती हैं उनको हम कहते हैं व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स कहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स कहते हैं। एंड फॉर द एटीएम्स को कहते हैं वी सेट देम टू बी द व्हाइट लेबल एटीएम्स ओवर देयर, राइट। तो दैट इज द फंडामेंटलिटी टू व्हाइट लेबल एटीएम ओवर देयर। फॉर इट्स रिलेटेड टू एटीएम इश्यूज एंड रिस्क ओवर देयर। एटीएम इश्यूज एंड रिस्क ओवर देयर, कि एटीएम में क्या क्या इश्यूज रहते हैं, क्या क्या रिस्क रहते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट इट। तो एटीएम में जो रिस्क हो सकते हैं, दैट्स रिलेटेड टू ब्रेकडाउन हो सकता है, पावर फेलियर हो सकता है, नेटवर्क फेलियर हो सकता है कि कैश हैंडलर में फॉल्ट आ जाए, या फिर हो सकता है कि पूरा का पूरा जो बिन है वो रिजेक्ट हो जाए, या फिर मशीन का ब्रेकडाउन हो सकता है। सो दीज आर द मेजर रीजंस जिसकी वजह से एटीएम आपका काम करना बंद कर सकता है। एंड इंपॉर्टेंट मेजर्स यहां पर बैंक के द्वारा क्या ली जा सकती हैं, पीरियोडिक विजिट्स बाय एटीएम चैनल मैनेजर्स ओवर देयर। पीरियोडिक विजिट बाय एटीएम चैनल मैनेजर, यानी कि जो आपके चैनल मैनेजर्स है वो विजिट करेंगे, वेंडर्स विजिट करेंगे, ताकि यहां पर जो चीजें हैं उनको चेक किया जा सके कि चीजें चल रही है कि नहीं चल रही है। एंड साथ के साथ जो एटीएम का आपका अप टाइम है उसको मॉनिटर करना काफी ज्यादा जरूरी है। एंड फर्दर इसके रिलेटेड भी एक गाइडलाइन है, इसके रिलेटेड भी एक गाइडलाइन बनाई गई है कि अगर आपका एटीएम जो है उसमें कैश आपका हर टाइम पर रहना चाहिए। एंड अगर आपका एक महीने में 10 घंटे से ज्यादा का कैश नहीं रहा तो वहां पर आपको पर एटीएम के हिसाब से 10,000 की जो पेनल्टी है वो पे करनी पड़ेगी। दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू कैश रिप्लेनिश, आपको हर टाइम पे रखना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ अनअवॉइडेबल कंडीशन में टाइम लिमिट कोई भी नहीं है, अदरवाइज जहां पर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है वहां पर अगर महीने में 10 घंटे से ज्यादा टाइम के लिए अगर आपका कैश अवेलेबल नहीं है तो वहां पर आपके ऊपर पेनल्टी यहां पर पड़ जाएगी, ठीक है। फर्दर इट्स रिलेटेड टू टॉप मैनेजमेंट जो है वो यहाँ पर डाउन टाइम की रिपोर्ट मंगवा सकती है कि कितने टाइम के लिए जो हमारा एटीएम रहा वो पर्टिकुलरली अवेलेबल नहीं था। डिटेल सर्विसिंग गाइडलाइंस दी जा सकती हैं, या फिर मशीन के या सिस्टम के रिप्लेसमेंट से रिलेटेड गाइडलाइन दी जा सकती हैं। सो दीज आर द थिंग्स जिस तरह से हम यहाँ पर मेजर्स ले सकते हैं एंड फर्दर जो भी इश्यूज आ रहे हैं उनको रिजॉल्व कर सकते हैं इन केस अगर एटीएम में कोई दिक्कत देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ज्यादा इन डिटेल इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक एक पॉइंट को याद करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट अ सब्जेक्टिव थिंग। आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें हो सकती है जिनके थ्रू हम सेटअप कर सकते हैं। तो डेफिनेटली दैट्स अ बेसिक पार्ट ओवर देयर, ठीक है। फर्दर उसके बाद बात करते हैं रिलेटेड टू डिस्क्रिपेंसीज इन द कैश डिस्पेंशन, यानी कि कैश जब डिस्पेंस किया गया उसके रिलेटेड हो सकता है कि आपको कैश डिस्पेंस हुई ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपने मान लीजिए विड्रॉ किया 5,000 रुपए का, लेकिन कैश विड्रॉ हुआ ही नहीं, ये पैसा मेरे अकाउंट से डेबिट हो गया लेकिन विड्रॉ नहीं हुआ, तो यहां पर जो गाइडलाइन है वो कहते हैं कि T+5 डेज बेसिस के ऊपर आपको इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो 100 रुपी पर डे के हिसाब से यहां पर पेनल्टी जो होगी वो आपके ऊपर चार्ज की जाएगी। 100 रुपी पर डे के हिसाब से आपके ऊपर जो पेनल्टी है वो यहां पर चार्ज की जाएगी। एंड मोर ओवर यहां पर ये कहा है कि अगर कैश डिस्पेंशन में कोई डिस्क्रिपेंसी रहती है, यानी कि कैश आपने निकाला था 5,000 का लेकिन वो निकला सिर्फ और सिर्फ 3,000 या 4,000 या 4,500, उसके केस में पर्टिकुलर क्या रहेगा, आपको यहां पर बैंक के लिए मैंडेटरी रहेगा कि 7 डेज के अंदर अंदर यहां पर ऐसी जो भी प्रॉब्लम होगी उसे यहां पर रिजॉल्व करना है इन केस अगर शॉर्ट डिस्पेंस हुआ है कैश। अगर तो सीधा सीधा नॉन वर्किंग की वजह से इशू रहा है, यहाँ पर कस्टमर का पैसा डेबिट हो गया नहीं हुआ, वो तो 5T+5 डेज पर हो गया। लेकिन अगर ऐसी कोई दिक्कत आई है, वैसे ऐसे केसेस कहते हैं कि 0.15% होते हैं सिर्फ और सिर्फ टोटल ट्रांजैक्शन के केस में, ठीक है। लेकिन अगर टोटल कंप्लेंट्स के रूप में, लेकिन फिर भी अगर दिक्कत आती है तो यहां पर जिसे 7 डेज के अंदर अंदर रिजॉल्व करना होगा, राइट। फर्दर कैश आउट और मशीन रनिंग आउट ऑफ कैश ओवर दिया,
तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपको यहाँ पर रेगुलर मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, फोरकास्टिंग करनी पड़ेगी कि रिलेटेड कितनी नीड पड़ सकती है कैश की। एंड आरबीआई ने 2021 में एक सर्कुलर निकाला था रिलेटेड टू मॉनिटरिंग ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द कैश एट द एटीएम्स ओवर देयर। तो एक फ्लैट पेनल्टी ने लगा दी 10,000 पर एटीएम के हिसाब से, ये एटीएम ऑपरेटर के ऊपर इंपोज की जाएगी अगर कैश आउट रहता है 10 घंटे से ज्यादा एक मंथ में, ठीक है। एंड फर्दर दिस इज एक्चुअली द बेसिक रूल ओवर नाउ, तो इस चीज का भी यहां पर आप ध्यान रखेंगे। फर्दर यहां पर क्वालिटी ऑफ नोट्स के बारे में भी कहा गया कि कोशिश करेंगे कि नए नोट ही डालेंगे, लेकिन या फिर कम से कम अच्छी क्वालिटी के नोट्स होंगे वो एटीएम में यहां पर डाले जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज यहां पर कही गई है। फॉर द एक्सेस टू ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म, यानी कि आपको सिस्टम जो है वो यहां पर प्रोसेस करना पड़ेगा कि अगर किसी पर्सन को कोई दिक्कत आती है रिलेटेड टू एटीएम ओवर देयर, तो वो अपनी प्रॉब्लम को बता पाए, अपनी दिक्कत जो आ रही है उसको समझा पाए, ठीक है। यानी कि उसके रिलेटेड वो कंप्लेंट अपनी फाइल कर पाए। फर्दर रिलेटेड टू सिक्योरिटी मेजर्स ओवर देयर, तो सिक्योरिटी मेजर्स के केस में पहली चीज है कि आप यहां पर केयर टेकर बना सकते हो। जहां पे भी ऑफ साइट आपका एटीएम है वहां पर आप केयर टेकर बिठा दो कि केयर टेकर जो होगा वो ध्यान रखेगा ब्रांच का। या फिर आप पर्टिकुलरली जो लोकल पुलिस स्टेशन अथॉरिटीज हैं उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप सिक्योरिटी स्क्रीन जो है वो मशीन के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर अगर कस्टमर का इवन सिंगल एटीएम जो पिन है वो भी फेल होता है तो भी आप उसको लॉग आउट कर दो। तो ये चीजें यहां पर हो सकती हैं। फर्दर रिलेटेड टू कस्टमर अवेयरनेस एंड एजुकेशन मेजर्स, अब कस्टमर अवेयरनेस कैसे होगी, वहां पर पोस्टर्स लगा दो, नोटिस लगा दो, सेफ्टी टिप्स क्या क्या होती हैं, एंड मैनुअल रख सकते हो, लेटर रख सकते हो, एंड प्रिंट मीडिया के थ्रू उनको समझा सकते हो। रेडियो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम कस्टमर्स में अवेयरनेस लेकर के आ सकते हैं कि एटीएम को कैसे इस्तेमाल करना है। जैसे पीछे ना काफी ज्यादा फ्रॉड्स होते हैं एटीएम को लेकर के, बढ़ गए थे, अभी भी होते हैं लेकिन पीछे काफी ज्यादा बढ़ गए थे। तो डेफिनेटली लोगों में अगर अवेयरनेस होगी तो डेफिनेटली लोग उस चीज का कम से कम ध्यान रखेंगे। जैसे कि क्लोनिंग काफी हो रही थी, आपके जो पर्टिकुलर एटीएम कार्ड्स हैं उनकी क्लोनिंग काफी ज्यादा हो रही थी, तो डेफिनेटली उस केस में किस तरह से ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें बेसिक चेक कर सकते हो, दैट इज द फंडा रिलेटेड टू कस्टमर अवेयरनेस ओवर देयर। एंड फॉर द फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर्स थ्रू द सर्वेज ओवर देयर, कस्टमर से आप फीडबैक ले सकते हो सर्वे के थ्रू, फोन कॉल्स के थ्रू, कि उनको कैसी सर्विसेज लग रही है, उनको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। एंड फर्दर उसमें आप यहाँ पर फर्दर आगे चेंजेस भी कर सकते हो अगर लगता है कि कस्टमर्स को ज्यादा दिक्कत आ रही है, राइट। फॉर द एटीएम्स के ऊपर ऑपरेशन का प्रोसेस क्या होता है, तो मैं आपको सिंपल सा प्रोसेस यहां पर बताता हूं, इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे, सिंपल सा प्रोसेस आपको बताता हूं, ठीक है। तो आपके पास यहां पर एटीएम होता है, एंड एटीएम के ऊपर आपके पास जो नंबर है, एटीएम का नंबर होता है वो यहां पर लिखा होता है, नेम लिखा होता है, यहां पर सीवी आपके पास यहां पर रहेगा, एक्सपायरी डेट रहेगी, ठीक है। ये चीजें रहती हैं, एंड वैलिड थ्रू एक्सपायरी डेट रहेगी, एंड जब यहां पर कार्ड बनाएगा वो डेट रहेगी। एंड बैक साइड के ऊपर देखें तो हमारे पास सीवीवी कोड रहता है, वी आर हैविंग द सीवीवी और सीवीवी 2 कोड, यहां पर ये कोड हमारे पास यहां पर अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो जब भी हम यहाँ पर अपने कार्ड को इंसर्ट करते हैं, यानी कि एटीएम मशीन के अंदर अपने अपने कार्ड को इंसर्ट किया, तो फर्स्ट थिंग इट बेसिकली रिलेटेड टू पिन कार्ड आपको एंटर करना पड़ेगा। यू नीड टू एंटर योर पिन नंबर। पिन नंबर इज बेसिकली पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर जो आपको दिया जाता है, वो 4 डिजिट का आपके पास न्यूमेरिक आपके पास नंबर रहता है जो आपको यहाँ पर एटीएम मशीन के अंदर एंटर करना पड़ेगा। जब आप यहाँ पर एटीएम मशीन के अंदर ये नंबर एंटर करते हो तो एटीएम जो कि आपके स्विच से कनेक्टेड है, यानी कि एनएफएस हो गया, यानी कि नेशनल फाइनेंशियल स्विच हो गया, वहां पर कनेक्टेड है, वहां पर जाकर के आपका एटीएम पिन जो होगा वो यहाँ पर चेक हो जाएगा रिलेटेड कि आपका एटीएम पिन सही है कि नहीं है। अगर एटीएम पिन सही है तो ये जो ट्रांजैक्शन है फर्दर आगे कमेंस कर जाएगी, एंड यहाँ पर आप ट्रांजैक्शन में डिटेल जो है अपनी एंटर करोगे, यानी कि आपको कौन सी ट्रांजैक्शन करनी है, आपको इंक्वायरी ट्रांजैक्शन करनी है या फिर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करनी है, पैसे निकालने हैं, ट्रांसफर करने हैं, वो ट्रांजैक्शन डिटेल डालोगे। अब जैसे आप यहाँ पर डिटेल डालोगे, जैसे आप ऑथराइज करते हो, वो ट्रांजैक्शन आगे जाएगी, एंड फर्दर यहाँ पर जो बैंक का डेटाबेस होगा वो यहाँ पर चेक करेगा कि आपके अकाउंट में बैलेंस है कि नहीं है, आपका जो कार्ड है वो बंद तो नहीं है, वो सब चीजें यहाँ पर चेक होंगी। एंड उसके बाद आपकी फ्री ट्रांजैक्शन है, पे ट्रांजैक्शन, वो सारी की सारी चीजें चेक हो जाएंगी, एंड अल्टीमेटली यू आर टू बेसिकली आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी, यहाँ से ऑथराइजेशन कोड जाएगा एनएफएस के बाद, एनएफएस से ट्रांजैक्शन कोड जाएगा, यहाँ पर ऑथराइजेशन का कोड जाएगा एटीएम के पास, एंड साथ के साथ आपको वहां पर स्क्रीन शोकेस हो जाएगा। एंड अगर कैश विड्रॉल है तो आपका जो कैश है वो डिस्पेंस आउट हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज अ मेन बेसिक फंडा जो यहाँ पर रहता है इन केस ऑफ द एटीएम ऑपरेशंस ओवर देयर, राइट। ये चीज क्लियर होगी है, ओके। तो कस्टमर को यहां पर 3 अटेम्प्ट दिए जाते हैं करेक्ट पिन को डालने के लिए, 3 अटेम्प्ट दिए जाते हैं करेक्ट पिन को डालने के लिए। अगर वो 3 यहां पर नहीं डालता तो उसका कार्ड जो है वो यहां पर ब्लॉक हो जाता है, एंड फर्दर अगर कार्ड यहां पर उसने मशीन से रिमूव नहीं किया तो कार्ड वो ब्लॉक हो जाएगा। एंड जहां पर कार्ड ना आपका 2 तरह की मशीन होती है, एक होता है कार्ड को आप सिंपली डाल के स्वाइप कर देते हो एंड कार्ड वहीं पे बाहर की तरफ रहता है लेकिन ब्लॉक हो जाता है। दूसरा होता है जहां पर कार्ड आपका टोटली मशीन के अंदर चला जाता था, वहां पर कार्ड सीज भी हो सकता है। एंड फर्दर अगर जहां पर कार्ड आप सिंपली बाहर है वहां पर कार्ड जो होता है आप बाहर निकाल लोगे लेकिन आपका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, एंड फर्दर आपका इस्तेमाल जो है कार्ड का वो 24 घंटे के लिए आप नहीं कर पाओगे आगे, ठीक है। दैट इज द मेन फंडा रिलेटेड टू, ताकि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए आपके पास। देन इट्स रिलेटेड टू कैश रिसाइकलिंग मशीन्स ओवर देयर। कैश रिसाइकिल का मतलब क्या होता है, जहां पर कैश आप डिपॉजिट भी कर सकते हो
एंड कैश विड्रॉल भी कर सकते हो, यानी कि कंबाइंड है, कैश डिपॉजिट भी कर लो एंड फर्दर कैश आप बाहर भी निकाल लो। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास क्या रखते हैं, सेंसर्स लगे होते हैं जो चेक कर रहे थे कि कैश की कौन सी डिनोमिनेशन है, एंड साथ के साथ वो ये भी चेक कर लेते हैं कि कैश काउंटरफिट करेंसी तो नहीं है, एंड वहां पर आप कैश डिपॉजिट भी करा सकते हो, इंस्टेंट आपको क्रेडिट भी मिल जाता है, एंड साथ के साथ आप कैश विड्रॉल भी कर सकते हो सेम मशीन का इस्तेमाल करते हुए। फर्दर रिलेटेड टू पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल ओवर देयर। पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आप किसी मर्चेंट के पास गए हो, आपने अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड स्वाइप करना है, दैट्स अ पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल, दैट्स अ पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल ओवर देयर। अब यहां पर आप क्रेडिट कार्ड जो होता है वो पर्टिकुलरली आपका डेबिट कार्ड जो या क्रेडिट कार्ड जो भी है उसमें ईएमवी का इस्तेमाल होता है, यानी कि यूरो पे आपके पास यहाँ पर जो आपके पास मास्टर कार्ड जो आपके पास है इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है, यूरो मास्टर कार्ड एंड वीजा का जो पर्टिकुलर आपका प्रोटोकॉल है उसका इस्तेमाल होता है। एंड फॉर अपने कार्ड को आप स्वाइप नहीं करते हो, आप अपने कार्ड को इंसर्ट करते हो वहां पर, ठीक है। अब कार्ड को आपने इंसर्ट किया, उसके बाद ये टर्मिनल जो है वो आपको अलाउ करता है कि आप ऑनलाइन मर्चेंट को फंड्स ट्रांसफर कर पाओ, ऑनलाइन फंड्स यहाँ पर मर्चेंट को ट्रांसफर कर पाओ अपने पिन के थ्रू, यहाँ पर उसको वेरीफाई कर देते हो ट्रांजेक्शन को, एंड इस तरह से आप ट्रांजेक्शन के साथ आप डील कर सकते हो। अब पीओएस टर्मिनल जो होता है वो प्रीडोमिनेटली किसके लिए यूज होता है, आपका यहाँ पर सेल एंड परचेज ट्रांजेक्शन के लिए यहाँ पर इस्तेमाल होता है। लेकिन 2008 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक रूलिंग निकाली, उन्होंने क्या रूलिंग निकाली कि पीओएस टर्मिनल का इस्तेमाल करते हुए भी यहाँ पर आप 1000 तक का जो ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पर कर पाएंगे, 1000 का कैश विड्रॉल यहाँ पर आप कर सकते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप्स ऑफ द सेंटर हो, कैसे भी टाइप का सेंटर हो आप 1000 तक का कैश विड्रॉल कर पाओगे पीओएस टर्मिनल का इस्तेमाल करते हुए, ये चीज यहां पर कही गई। एंड फर्दर बाद में इस लिमिट को इनहांस करते हुए 2000 रुपीज कर दिया गया, यानी कि पर डे की जो लिमिट थी वो यहाँ पर टीयर 1 जो था उन वहां पर जगह में इसका इस्तेमाल जो था उसका अमाउंट बढ़ा करके कर दिया गया, 1000 से 2000 पे कर दिया गया कि 2000 तक का आप अमाउंट जो है वो विड्रॉ कर सकते हो पीओएस मशीन का इस्तेमाल करते हुए, राइट। ये चीज क्लियर होगी, दैट्स रिलेटेड टू पीओएस। फर्दर रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ टर्मिनल की बात करते हैं तो हमारे पास कौन कौन से टाइप्स ऑफ पीओएस टर्मिनल है। एक तो हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर, जहां पर काफी ज्यादा बल्क में ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो हाई वॉल्यूम रहती है, वहां पर इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर का इस्तेमाल रहता है, जहां पर डायल अप टर्मिनल्स का इस्तेमाल होता है, यानी कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो टेलीफोन नंबर होता है वो पर्टिकुलरली आपका एक टोल फ्री नंबर हो गया, कुछ हो गया, उसके थ्रू आप यहाँ पर ट्रांजेक्शन को ऑथराइज कर सकते हो। दैट्स अ इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर ओवर देयर, दैट्स अ इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर ओवर देयर। अब पीओएस का प्रोसेस क्या रहता है, लेट्स हैव अ लुक एट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या रहेगा, कस्टमर जो है कोई भी प्रोडक्ट सर्विस उसने जो भी लेनी है उसको सिलेक्ट करेगा, उसके बाद जो मर्चेंट है वो यहाँ पर परचेज अमाउंट यानी कि जितने की ट्रांजेक्शन करनी है उसको पीओएस मशीन में डालेगा, एंड उसके बाद कस्टमर जो है वो अपना जो मेथड है यानी कि कार्ड हो गया या फिर वॉलेट हो गया उसको प्रेजेंट करेगा, एंड फॉर द पीओएस टर्मिनल जो है वो यहाँ पर वेरीफाई करेगा डिटेल्स को एंड ट्रांजेक्शन को ऑथराइज करेगा। यानी कि कहने का मतलब है पीओएस जो है वो भी यहाँ पर स्विच से कनेक्टेड है एंड नेटवर्क से कनेक्टेड है, यहाँ पर जाकर के पिन नंबर जो होगा स्विच पर वेरीफाई होगा, एंड अगर ये वेरीफाई हो जाता है तो आगे ट्रांजेक्शन मूव करेगी, जैसे कि एटीएम के केस में करी थी, एंड उसके बाद ये बैंक के सर्वर से कनेक्टेड होगा, एंड यहाँ पर ट्रांजेक्शन की डिटेल्स जो होंगी चेक होंगी कि पर्टिकुलर बैलेंस है कि नहीं है, कार्ड एक्सपायर तो नहीं हो गया, सब चीजें यहाँ पर चेक होंगी। ट्रांजेक्शन अगर ऑथराइज होगी तो वापस से यहाँ पर ऑथराइजेशन कोड यहाँ पर पीओएस के ऊपर आ जाएगा, एंड जो स्लिप हो जाएगी वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी, यहाँ पर रिसिप्ट जो होगी ट्रांजेक्शन की वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी, एंड जो फंड्स है वो मर्चेंट के अकाउंट में यहाँ पर सेटल कर दिए जाएंगे बाय द पेमेंट प्रोसेसर ओवर दिया। यानी कि जो एक्वायरिंग बैंक होगा इस मर्चेंट का, एक्वायरिंग बैंक होगा जिसने यहाँ पर ये पीओएस मशीन प्रोवाइड करी है, वो यहाँ पर पर्टिकुलरली क्या करेगा, वो यहाँ पर सेटलमेंट करेगा मर्चेंट के साथ, राइट। ये चीज क्लियर होगी। आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू इंटरनेट बैंकिंग, उसके बाद बात आती है यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग के बारे में। नाउ व्हाट इज इंटरनेट बैंकिंग ओवर देयर। अब इंटरनेट बैंकिंग क्या होता है, जहां पर डिजिटल सर्विस आप इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि आप घर बैठे हुए सर्विसेज का लुत्फ उठा सकते हो। लेकिन इंटरनेट बैंकिंग के यहाँ पर 3 टाइप्स है, ठीक है। पहली होती है बेसिक लेवल आपकी सर्विस ओवर देयर। जब हम बेसिक लेवल सर्विस की बात करते हैं तो बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन को आपके पास डिसमिनेट करता है और कुछ भी नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर कस्टमर्स को प्रोवाइड की जाती है कि हाँ ये चीजें अवेलेबल है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में कस्टमर्स को एंड जनरल पब्लिक को बताया जाता है। दैट इज अ बेसिक लेवल सर्विस, यानी कि नॉर्मल सिंपल वेबसाइट, ठीक है, वो होगी आपकी बेसिक लेवल सर्विस ओवर देयर। सेकंड होगी सिंपल ट्रांजैक्शन वेबसाइट। सिंपल ट्रांजैक्शन वेबसाइट के केस में आप कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, आप यहां पर सिर्फ और सिर्फ बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हो, आप यहां पर वेरियस सर्विसेज के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो, यानी कि जैसे मान लीजिए चेकबुक के लिए मैंने इंक्वायरी देनी थी वो दे सकता हूं, या किसी और चीज के लिए मैंने यहां पर सर्विस के लिए देना है वो दे सकता हूं, लेकिन मैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकता, ठीक है। जो कि फुल फ्लेज यहां पर आपकी फुली ट्रांजैक्शन वेबसाइट होती है, वहां पर आप सारे के सारे फंक्शन चला सकते हो, यानी कि आप ट्रांसफर करना चाहते हो फंड्स को बिटवीन द डिफरेंट अकाउंट्स ओवर देयर, एंड या फिर आप पर्टिकुलरली यहाँ पर आप पेमेंट करना चाहते हो, बिल पेमेंट करना चाहते हो, यानी कि वहां पर मैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस यहां पर कर सकता हूं। पूरी की पूरी वेबसाइट अवेलेबल रहती है, दैट्स अ कंप्लीट वेबसाइट जो आज की डेट में आप इंटरनेट बैंकिंग के रूप में यूज करते हो, ठीक है। काफी ज्यादा एडवांस वर्जन वहां पर आप यूज करते हो।
सो दिस इज एक्चुअली टू द कैटेगरीज ऑफ द इंटरनेट बैंकिंग ओवर देयर। तो पहले बिल्कुल बेसिक लेवल है, दूसरे सिंपल ट्रांजेक्शन जहां पर आप सिंपल यहाँ पर एप्लीकेशन दे सकते हो लेकिन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। जहां पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी कर सकते हो, दैट्स अ फुली ट्रांजेक्शनल वेबसाइट ओवर देयर, दैट्स अ फुली ट्रांजेक्शन वेबसाइट ओवर देयर। देन इट्स रिलेटेड टू एलिजिबल कस्टमर्स कौन कौन से रहते हैं, प्रोप्राइटर कंसर्न्स रहते हैं, इंडिविजुअल्स रहते हैं, कॉर्पोरेट कस्टमर्स रहते हैं, लेकिन ज्वाइंटली ऑपरेटेड जो कस्टमर्स होते हैं दोस आर इनएलिजिबल। ज्वाइंटली ऑपरेटेड कस्टमर्स कौन से होते हैं, जैसे मान लीजिए ए एंड बी का ज्वाइंट अकाउंट है, ए एंड बी का ज्वाइंट अकाउंट है, तो वहां पर ए एंड बी के ज्वाइंट अकाउंट के केस में इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल नहीं हो सकती, ठीक है। साथ के साथ माइनर के केस में इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो सकती। इन केस ऑफ माइनर इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी कैन नॉट बी अवेल्ड, ठीक है। इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी जो होती है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं रहती है। अगर वो गार्डियन ऑपरेटेड अकाउंट्स है फिर तो वहां पर अवेलेबल रहेगी, लेकिन इन जनरल केस वहां पर इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं रहेगी इन केस ऑफ माइनर्स ओवर देयर, राइट। एंड इसी तरह से अगर फॉर्मर और सर्वाइवर है तो वहां पर ऑपरेशन फॉर्मर को दिया जा सकता है, ऑपरेशन जो है वो फॉर्मर को दिया जा सकता है, जो आईडी पासवर्ड दिया जाएगा, राइट, नॉट टू द सर्वाइवर ओवर देयर। देन इट्स रिलेटेड टू आप यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। आप यहाँ पर एप्लीकेशन सबमिट करोगे, केवाईसी आपके वेरीफाई होंगे, आपका अकाउंट लिंकेज होगा। अगर मल्टीपल अकाउंट है तो मल्टीपल अकाउंट होता है, सेम आईडी के साथ लॉगिन आपके लिंक हो सकते हैं। आपको यूजर आईडी पासवर्ड दिया जाएगा, आप उसको एक्टिवेट करेंगे एंड फर्स्ट टाइम लॉगिन जब आप करेंगे तो आप वहां पर अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, राइट। फॉर द आरबीआई के क्या गाइडलाइंस है, अगर आपने इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, पहले आपको आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी पॉलिसी सबमिट करनी पड़ेगी रिलेटेड, जो कि यहाँ पर सिक्योरिटी पॉलिसी होगी ना, दैट विल बी ऑडिटेड बाय द इंडिपेंडेंट ऑडिटर ओवर देयर, कि जो मिनिमम यहाँ पर सिक्योरिटी के रिक्वायरमेंट्स हैं जो यहाँ पर प्रिस्क्राइब की गई है आरबीआई के द्वारा, उनको यहाँ पर फुलफिल किया गया है, वो ऑडिटर की रिपोर्ट यहाँ पर सबमिट होगी। एंड फॉर द बैंक विल रिपोर्ट टू आरबीआई, अगर मान लीजिए उनके सिस्टम में किसी भी तरह की डकैती होती है, फेलियर होता है या कोई ब्रीच होता है, सिक्योरिटी ब्रीच होता है, तो वहां पर उसको पर्टिकुलरली रिपोर्ट करना पड़ेगा, बैंक्स को रिपोर्ट करना पड़ेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। एंड फॉर द बैंक जो है वो यहाँ पर इंटर बैंक पेमेंट सेटलमेंट जो गेटवे, इंटर बैंक पेमेंट गेटवे जो है वो यहाँ पर सेटअप करेंगे हर एक ट्रांजेक्शन के लिए फॉर द सच ट्रांजेक्शन ओवर देयर। एंड सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशंस जो कि यहाँ पर मेंबर्स हैं चेक क्लियरिंग सिस्टम की, वो यहाँ पर इंटर बैंक पेमेंट गेटवेज में यहाँ पर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। यानी कि एक आपने ट्रांजेक्शन सेटअप कर ली जहां पर बैंक टू बैंक ट्रांसफर कर रहे हो, तो बैंक टू बैंक ट्रांसफर के लिए आप अलग से गेटवे क्रिएट करोगे, कस्टमर्स के लिए अलग गेटवे, ठीक है। एंड ये जो गेटवे इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ वो कर पाएंगे जो चेक क्लियरिंग सिस्टम के मेंबर्स हैं, जो चेक क्लियरिंग सिस्टम के मेंबर्स हैं वो सिर्फ इस गेटवे का इस्तेमाल कर पाएंगे, बाकी जो मेंबर्स हैं उनको अलाउड नहीं रहेगा, ठीक है। फॉर द बैंक के लिए कुछ एक डिस्क्लोजर करने मैंडेटरी रहेंगे। डेफिनेटली जब आप देखो पब्लिक के साथ डील कर रहे हो तो आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड, लायबिलिटी से रिलेटेड, ताकि आप कस्टमर्स के साथ यहाँ पर बिजनेस जो है अच्छे से कर पाओ। तो डेफिनेटली वहां पर आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी, आपको डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे। दैट इज द फंडा रिलेटेड टू इंटरनेट बैंकिंग ओवर देयर। ये आपके पास मिनिमम रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर इस केस में रहती हैं। फॉर द इंटरनेट पेमेंट गेटवे, इंटरनेट पेमेंट गेटवे ओवर देयर, इंटरनेट पेमेंट गेटवे होता क्या है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आप यहां पर फ्लिपकार्ट के ऊपर हो एंड आप कुछ परचेज करना चाहते हो, लेट्स से उसका अमाउंट है 639 रुपीज का, ओके। आपने पेमेंट करनी है, आप पेमेंट के लिए पोर्टल ओपन करते हो। अब यहां पर पर्टिकुलर क्या ओपन होता है, लेट्स से कि आपके पास रेजर पे का पोर्टल ओपन हो गया, रेजर पे का पोर्टल जो था वो ओपन हो गया, या फिर सीसी एवेन्यू का पोर्टल जो था वो यहां पर ओपन हो गया, ठीक है। अभी पोर्टल आपके पास ओपन हो गया, अब यहां पर मल्टीपल चैनल्स का इस्तेमाल कर सकते हो आप, यहां पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या फिर डिफरेंट वॉलेट्स एक्सेट्रा, इनका इस्तेमाल कर सकते हो। एंड फर्दर आप यहां पर पर्टिकुलरली पेमेंट करते हो। तो ये पेमेंट जो होती है ये आपका गेटवे है, ये आपका गेटवे है जो रेजर पे है, ये आपका क्या हो गया, गेटवे हो गया, जो आपके बैंक को या फिर आपकी सर्विसेज को अटैच करता है मर्चेंट के साथ। यानी कि मर्चेंट डायरेक्टली इसके साथ अटैच नहीं है, मर्चेंट यहां पर अटैच है थ्रू गेटवे ओवर देयर, ठीक है। तो ये एक इंटरफेस की तरह काम करता है मर्चेंट के बीच में एंड कंज्यूमर्स के बीच में, सिक्योर्ड इंटरनेट पेमेंट को लेकर के, राइट। एंड पेमेंट जो यहां पर ई गेटवे के थ्रू होती है वो काफी ज्यादा सिक्योर्ड होती है। आप यहां पर जो लेटेस्ट इंडस्ट्री सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं आप उनका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एंड मर्चेंट जो होते हैं, जो मर्चेंट था यहाँ पे फ्लिपकार्ट था, उसने यहाँ पर अपने आप को एनरोल किया किसी ई गेटवे के साथ एंड उसने अपनी प्रॉपर केवाईसी वहां पर कर रखी होगी, ठीक है। एंड फर्दर जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है वो भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जा सकता है मर्चेंट की वेबसाइट के ऊपर, जहां पर आपको लगेगा कि ये फ्लिपकार्ट का ही है, जबकि हो सकता है वो फ्लिपकार्ट का नहीं होगा, वो किसी और कंपनी ने प्रोवाइड किया पोर्टल वहां पर, ठीक है। तो दैट इज रिलेटेड टू व्हाट, दैट इज रिलेटेड टू इंटरनेट पेमेंट गेटवे ओवर देयर। फिर बताते हैं इंटरनेट बैंकिंग सिक्योरिटी मेजर्स क्या क्या होती हैं। आपको टेक्नोलॉजी को अपग्रेडेड रखना पड़ेगा, जो भी लेटेस्ट पैचेस आते हैं आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। वेरिफिकेशन और डिजिटल सिग्नेचर, अब तो आज की डेट में आप ऑथेंटिसिटी को बहुत इजीली चेक कर सकते हो डिजिटल सिग्नेचर्स के थ्रू, या फिर पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पीकेआई का इस्तेमाल कर सकते हो, जहां पर सिक्योर्ड कम्युनिकेशन होता है आपके पास पब्लिक की का एंड प्राइवेट की का, जिसके थ्रू आप यहां पर अच्छे से यहां पर
चेक कर सकते हो कि क्या ये चीज ऑथेंटिक है, क्या इसकी इंटीग्रिटी मेंटेन्ड है या नहीं है। आप सिक्योरिटी पॉलिसी का इस्तेमाल करोगे, यानी कि आपने कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाई होगी कि ये चीजें, ये पॉलिसीज, ये प्रोसेसेस ऐसे ही होंगे, ठीक है, ये ट्रांजेक्शन ऐसे ही होगी, अगर कोई ब्रीच होता है तो उसमें ये चीज हमने स्टेप लेने हैं, तो उस पॉलिसी को स्टेप आउट कर सकते हो। एंड फॉर द डाटा प्राइवेसी प्रोटेक्शन आपको मेंटेन करनी है। देखिए कस्टमर का डाटा बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, ठीक है, सेंसिटिव इन द सेंस मतलब उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उसकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, तो डेफिनेटली हमने उस चीज को सिक्योर्ड रखना होता है। तो जो भी आपकी सेंसिटिव चीजें होती हैं, आप उनको पर्टिकुलर सेफ जगह पर सिक्योर करके रखेंगे, जहां पर दिखते ना हो। आप फायरवॉल को इंस्टॉल कर सकते हो, या आप पर्टिकुलरली डिफरेंट लेवल की जो ऑथेंटिकेशन होती है उनका इस्तेमाल कर सकते हो, लेयरिंग का इस्तेमाल कर सकते हो, प्रॉक्सीज का इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि मेन जो आपका कॉन्टेक्स्ट है वो कभी शोकेस ही ना हो, ठीक है। तो इस तरह की आप प्रोटेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। एंड मोर ओवर वी कैन डू वन थिंग, व्हाट इज रिलेटेड टू रिस्क असेसमेंट कर सकते हो। वी कैन डू रिस्क असेसमेंट एंड द मिटिगेशन ओवर देयर। रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं एंड मिटिगेशन कर सकते हैं। रिस्क असेसमेंट का मतलब क्या है कि जो भी रिस्क इन्वॉल्व है वो ऑडिट रिपोर्ट के थ्रू हमें पता लग जाएगी कि क्या क्या हमारे पास रिस्क इन्वॉल्व है, एंड उसको ही ध्यान में रखते हुए, उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें क्या स्ट्रेटेजी बनानी है उनको मिटिगेट करने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड फॉर द सिक्योर नेटवर्क आर्किटेक्चर, यानी कि आपको यहां पर अच्छे सिक्योर नेटवर्क आर्किटेक्चर में आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन जो है वो आपका यहां पर एक्सेस ना ले पाए एंड डेफिनेटली आपके सिस्टम में पीप ना कर पाए, राइट। ये चीज क्लियर होगी। सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स, बेसिक सी चीजें, कुछ खास मैंने चीज नहीं बोली है। वट चीज मैंने आपको मेनली क्या बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास टॉप ऑफ द क्लास होना चाहिए, आपके पास पॉलिसीज प्रॉपर होनी चाहिए, आपको यहां पर डिजिटल सिग्नेचर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल कर सकते हो, पीके का इस्तेमाल कर सकते हो, डाटा प्राइवेसी प्रोटेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। आपको प्रॉपर ऑडिट करवानी है, अगर कोई दिक्कत लगती है तो उसकी मिटिगेशन के लिए कामकाज करना है। आपको यहां पर सिक्योर नेटवर्क आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करना है। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स ओवर देयर जो आप यहां पर किसी भी ऑनलाइन चैनल को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करोगे। हर एक जगह पर यही चीजें यूज होती हैं, तो कोई अलग से चीज आपको यहां पर क्रैम करने की जरूरत नहीं है। फर्दर इट्स रिलेटेड टू मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग क्या होती है, जहां पर मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, हम पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। एंड ऑनलाइन अगर आपने कोई एप्लीकेशन देनी है, जैसे मान लीजिए चेकबुक के लिए अप्लाई करना है, किसी और चीज के लिए अप्लाई करना है, तो वो चीज आप कर सकते हो। एंड ट्रांजेक्शन लिमिट की बात करें तो ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन लिमिट नहीं, लेकिन बैंक्स अपनी खुद की लिमिट लगा देते हैं। बैंक्स अपनी खुद की ट्रांजेक्शन की लिमिट लगा सकते हैं मोबाइल बैंकिंग के केस में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द यूपीआई और समथिंग ओवर देयर। यूपीआई को मोबाइल बैंकिंग काउंट मत करो, ठीक है। इट्स नॉट रिलेटेड मोबाइल बैंकिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट जहां पर एक प्रॉपर एप्लीकेशन बैंक की आपको प्रोवाइड की गई है, एंड आप उसका इस्तेमाल करते हो, बैंकिंग फैसिलिटीज का इस्तेमाल करते हो, दैट्स अ मोबाइल बैंकिंग ओवर देयर, ठीक है। तो बैंक को यहां पर परमिट किया गया है कि वो यहां पर मोबाइल बैंकिंग की फैसिलिटी अपने कस्टमर्स को ऑफर कर सकते हैं विदाउट इन डेली कैपिटल ट्रांजेक्शंस ओवर देयर। लेकिन यहां पर बैंक्स खुद ही यहां पर इसकी लिमिट लगा देते हैं, ताकि यहां पर जो भी रिस्क है उसको कम किया जा सके। एंड मोर ओवर देन इट्स रिलेटेड टू आईएमपीएस। IMPS इज बेसिकली इमीडिएट पेमेंट सिस्टम ओवर देयर। इमीडिएट पेमेंट जो सर्विसेज है वो यहां पर रहती है, एंड ये 24/7 365 ये यहां पर अवेलेबल रहती है। एंड इट्स अ रियल टाइम इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर मैकेनिज्म ओवर देयर। एंड फॉर द फंड ट्रांसफर ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल रहती है, एक तो आप MMID का इस्तेमाल करते हुए फंड ट्रांसफर कर सकते हो। MMID कहती है आपके पास मोबाइल मनी आईडी होती है, मोबाइल मनी आइडेंटिफिकेशन होता है, एंड ये पर्टिकुलर 7 डिजिट का कोड रहता है। दिस इज रिलेटेड टू 7 डिजिट कोड ओवर देयर। अब जो सेंडर है, रिसीवर है, वो पर्टिकुलरली अपने आप को बैंक के साथ रजिस्टर करेगा, एंड उसको 7 डिजिट जो MMID होगी वो यहाँ पर प्रोवाइड रहेगी। अब इस MMID का इस्तेमाल करते हुए वो यहाँ पर फंड्स एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। एंड एक MMID जो होती है वो यहाँ पर एक मोबाइल नंबर के साथ लिंक्ड होती है, एंड फॉर द डिफरेंट MMIDs जो है वो एक सिंगल नंबर के साथ लिंक हो सकती है। यानी कि आपके पास एक जो MMID होगी वो एक ही नंबर से लिंक होगी, लेकिन मल्टीपल MMID जो है वो सिंगल नंबर के साथ लिंक हो सकती है, ठीक है। एंड फर्दर इसके अलावा आप IFSC कोड एंड अकाउंट नंबर का जो कॉम्बिनेशन है उसके थ्रू ट्रांसफर कर सकते हो। आप आधार इनेबल ट्रांजैक्शन कर सकते हो, यानी जिसको हम आधार बेस्ड जो रिमिटेंस सर्विसेज है, ABRS कहते हैं, उसके थ्रू यहाँ पर ट्रांजैक्शन कर सकते हो। आप पर्टिकुलरली उसमें क्या होता है, आप आधार नंबर डालते हो, बेनिफिशियरी का, एंड IMPS ट्रांजेक्शन को ट्रांजेक्ट करना स्टार्ट कर देते हो। अब आधार नंबर के साथ जो भी आपका अकाउंट लिंक्ड होगा वहां पर आप ट्रांजेक्शन कर पाओगे। आप जो पोर्टल को यूज करोगे वो IMPS रहेगा, लेकिन जो आप ट्रांसफर कर रहे हो वो यहाँ पर आधार के थ्रू यहाँ पर फंड्स ट्रांसफर कर रहे हो, राइट। एंड फर्दर इट्स रिलेटेड टू यूपीआई। यूपीआई काफी ज्यादा फेमस आज की डेट में, दैट इज अ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ओवर देयर, एंड अब तो यूपीआई 2.0 भी आ चुका है। तो यूपीआई जो है दैट्स अ रियल टाइम पेमेंट सिस्टम जो कि एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यहां पर डेवलप किया था। अब इसमें भी यूजर्स जो है वो इंस्टेंट मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, एंड यहां पर आप क्यूआर कोड के थ्रू, आप IFSC अकाउंट नंबर के थ्रू, या फिर आप यहां पर VPA यानी कि वर्चुअल पेमेंट एड्रेस के थ्रू यहां पर काफी ज्यादा क्विकली पैसा जो है ट्रांसफर कर सकते हो। अब इसमें P2P यानी कि पर्सन टू पर्सन भी ट्रांसफर कर सकते हो, पीयर टू पीयर भी ट्रांसफर कर सकते हो, एंड साथ के साथ P2M यानी कि पीयर टू मर्चेंट बेसिस पर भी ट्रांसफर कर सकते हो। ये एंड इसमें पुश एंड पुल दोनों ही रिक्वेस्ट अवेलेबल रहती है। पुश का मतलब होता है जब A ने B को पैसे भेजने हैं
तब हो गया। एंड बी ने जब ए से पैसे लेने तो ये भी यहाँ पर इसको रिक्वेस्ट भेज सकता है कि पैसे इसको भेजे। तो दोनों ही चीजें यहाँ पर अवेलेबल रहती है। एंड फर्दर अब तो यूपीआई 2.0 के केस में आप मनी को ब्लॉक भी कर सकते हो। एंड असबा में भी इसकी एप्लीकेशन है, एएसबीए में भी इसकी एप्लीकेशन है। यानी कि जब आप यहाँ पर आईपीओ में शेयर्स अप्लाई करते हो वहां पर आप यूपीआई का मैंडेट देते हुए आप ट्रांजैक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हो। एंड मोर ओवर रेपिटेटिव ट्रांजैक्शंस के लिए भी यूपीआई का जो मैंडेट है उसको हम अब यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द पेमेंट्स, रेपिटेटिव पेमेंट्स ओवर देयर, जहां पर आपको हर एक महीने पेमेंट देनी है वहां पर यूपीआई का मैंडेट रजिस्टर करते हुए रेपिटेटिव पेमेंट्स भी यहां पर ली जा सकती है, राइट। फर्दर की एस्पेक्ट्स क्या रहता है, व्हाट आर द की एस्पेक्ट्स ओवर देयर। अब यहां पर आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए, एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए, वेब का इस्तेमाल करते हुए, इवन यूएसएसडी का इस्तेमाल करते हुए आप यहां पर यूपीआई की पेमेंट्स कर सकते हो। एंड फर्दर पेमेंट्स कैन बी मेड बाय सेंडर ओवर देयर एंड रिसीवर के द्वारा भी इनिशिएट हो सकती है। एंड फर्दर सिक्योर्ड मैनर में पेमेंट्स रहती हैं। अब आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। आप यहां पर वीपीआई के थ्रू, आप यहां पर अकाउंट नंबर एंड फर्दर आईएफएससी की कॉम्बिनेशन के थ्रू, आप यहां पर मोबाइल नंबर के थ्रू, आप यहां पर आधार नंबर के थ्रू ट्रांजेक्शन यहां पर कर सकते हो, इनिशिएट कर सकते हो बाय द यूपीआई ओवर देयर। Further it's related to Bheem, that is a Bharat interface for money. That is a Bharat interface for money. तो भारत इंटरफेस जो मनी है दैट्स एन एप्लीकेशन जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, जो आपको एक सिक्योर, सिंपल एंड इजी एंड क्विक मैनर प्रेजेंट करती है, जिसमें आप यूपीआई का ही बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे एंड उसके थ्रू इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बेसिक फीचर क्या है यहाँ पर, वाई भीम इज रिक्वायर्ड ओवर देयर, बहुतों ने तो नेम सुना भी नहीं होगा, आप तो मेनली फोन पे, गूगल पे का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पर फीचर्स के लिए बता देता हूँ कि मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहती हैं। यानी कि जैसे आपके पास फोन पे के ऊपर डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, वैसे ही भीम के ऊपर भी आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल रहती हैं। ये यहाँ पर ये भी एनपीसीआई के द्वारा ही डेवलप्ड है। इसमें आपके पास ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी रहेगी। आप यहाँ पर जो पर्संस आपको तंग कर रहे हैं या स्पैम करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनको ब्लॉक भी कर सकते हो। आप यहाँ पर अकाउंट मैनेजमेंट भी कर सकते हो। आप यहाँ पर यूपीआई किसी पर्टिकुलर नंबर को, आपकी जो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस है उसको ब्लॉक भी कर सकते हो। नया एड्रेस जो है उसे यहाँ पर इनिशिएट भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि मेरा जो पहला एड्रेस था डेट वाज आशीष @OK एक्सिस, ठीक है, ये मेरा पुराना एड्रेस था। अब मैं कोई और यहां पर एड्रेस बनाना चाहता हूं तो मुझे एक एड्रेस कम से कम यहां पर एप्लीकेशन में रखना पड़ेगा एंड दूसरा सेकेंडरी एड्रेस भी मैं बना सकता हूं। सेकेंडरी एड्रेस पर भी पेमेंट रिसीव हो सकती है, यानी कि आपके लिए एक ही अकाउंट नंबर के साथ लिंक मल्टीपल आपके एड्रेसेस हो सकते हैं, ठीक है, वो चीज भी यहां पर पॉसिबल है, राइट। फर्दर यूएसएसडी कोड, यूएसएसडी कोड पर क्या होता है, दिस इज द अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। जो फीचर्ड फोन्स होते हैं, व्हेन वी आर हैविंग द फीचर्ड फोन्स ओवर देयर, यानी कि वो फोन्स जो कि स्मार्टफोन्स नहीं है, जहां पर इंटरनेट कैपेबिलिटीज अवेलेबल नहीं है, वहां पर भी आप सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हो। वहां पर आप सिंपली *99# का इस्तेमाल करोगे एंड दिस सर्विस इज बेसिकली डेवलप्ड बाय द एनपीसीआई ओवर देयर, जहां पर अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि यूएसएसडी का इस्तेमाल किया जाता है। ये सर्विस बेसिकली यहां पर की गई है उन कस्टमर्स के लिए जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। तो वो कैसे ट्रांजैक्शन करेंगे, उनको अपने मोबाइल, आपके फोन के ऊपर सिंपली लगाना है *99# एंड फर्दर उनके पास यहां पर एक मेन्यू ओपन हो जाएगा। अब मेन्यू में डिफरेंट ऑप्शंस यहां पर अवेलेबल रहेंगी। लेट्स देखिए इसकी वो बैलेंस इंक्वायरी करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं एंड फर्दर वो यहां पर जो डिफरेंट सर्विसेज होती है उनको यहां पर टेस्ट कर पाएंगे, दैट इज रिलेटेड टू *99# ओवर देयर, ठीक है। एंड प्रोसेस क्या रहता है, प्रोसेस इज क्वाइट सिंपल, आपको *99# को डायल करना है, लैंग्वेज की सिलेक्शन करनी है एंड मेन मेन्यू में जो भी सर्विसेज अवेलेबल है आप वहां पर उनको सिलेक्ट कर लेंगे एंड ऑथराइजेशन करेंगे। एंड एम पिन आपके पास, यानी कि मोबाइल पिन हो सकता है आपके पास अवेलेबल हो, या फिर जो डिफरेंट बैंक्स होते हैं वो डिफरेंट ऑथराइजेशन के पैटर्न्स आपको अवेल करवाते हैं। कोई एम पिन प्रोवाइड करवाता है या फिर पर्टिकुलरली कोई और ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल हो सकता है आपको प्रोवाइड किए गए हो, उसका इस्तेमाल करते हुए आप ऑथराइजेशन करेंगे, आप सर्विस को सिलेक्ट करेंगे एंड फर्दर वो ट्रांजेक्शन को ऑथराइजेशन कर देंगे, ट्रांजेक्शन कंफर्मेशन आ जाएगी। एंड फर्दर इन केस अगर ट्रांजेक्शन फेलियर होती है तो आपको फेल्ड ट्रांजैक्शन का जो मैसेज है वो यहां पर रिसीव हो जाएगा एंड फर्दर साथ के साथ आपको ये पता लग जाएगा कि ट्रांजैक्शन फेल क्यों हुई है। अब क्या डिफरेंट सर्विसेज हैं जो यहां पर अवेलेबल है थ्रू यूएसएसडी। आप पैसे भेज सकते हो, आप पैसे भेज सकते हो मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर सकते हो, आप पैसे भेज सकते हो एमएमआईडी का इस्तेमाल करते हो, जैसे कि आईएमपीएस के केस में एमएमआईडी मिलती थी, आप उसका इस्तेमाल करते हो पैसे भेज सकते हो। आप यहां पर यूपीआई आईडी का इस्तेमाल करते हो पैसे भेज सकते हो। आप यहां पर आधार नंबर डालते हुए पैसे भेज सकते हो। आप यहां पर आईएफएससी कोड एंड अकाउंट नंबर डालते हुए पैसे भेज सकते हो। आप यहां पर रिक्वेस्ट कर सकते हो मनी यूजिंग द यूपीआई, आप पैसे ले भी सकते हो, उसके लिए भी रिक्वेस्ट डाल सकते हो। एंड नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए भी यहां पर डाटा अवेलेबल है। आप यहां पर अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हो, आप यूपीआई पिन को सेट कर सकते हो, आप यूपीआई पिन को चेंज कर सकते हो एंड आपके पास वैल्यू एडेड सर्विसेज भी अवेलेबल है। आप यहां पर जो पर्टिकुलर पीएमजेडीवाई का, यानी कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो आपका अकाउंट ओपन हुआ था, वहां पर आपके ओवरड्राफ्ट का क्या स्टेटस है वो दे सकते हो, आपको ओवरड्राफ्ट अलाउड हुआ कि नहीं हुआ। आप अपने आधार लिंकिंग का स्टेटस दे सकते हो, आधार लिंकेज है तो कहां पर है उसका स्टेटस दे सकते हो। तो ये सारी फैसिलिटीज आपके पास यूएसएसडी के थ्रू अवेलेबल रहती है, राइट। अगर फंड ट्रांसफर की बात करें
तो पर ट्रांजेक्शन जो फंड ट्रांसफर की लिमिट रखी गई है इन केस ऑफ यूएसएसडी दैट इज लिमिटेड टू ₹5,000, वो 5,000 की लिमिट यहां पर रखी गई है, राइट। फिर बात आती है यूपीआई 123 पे की। यूपीआई 123 पे की, यूपीआई 123 पे क्या पर्टिकुलरली, ये बेसिकली यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ही है। ये यहाँ पर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ही है, इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम ही है, जिसका इस्तेमाल फीचर फोन में किया जा सकता है, जिसका इस्तेमाल फीचर फोन में किया जा सकता है। अब बेसिकली इसमें क्या रहेगा, आपको *99# का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। इसमें आपको डिफरेंट वेज प्रोवाइड किया जाता है, डिफरेंट वेज प्रोवाइड किया जा सकता है। हो सकता है कि आपको यहाँ पर प्री डिफाइंड आईवीआर जो है, इंस्टेंट वॉइस जो रिस्पॉन्स नंबर है, वो प्रोवाइड किया जाए, एंड वहां पर आपको उस नंबर के ऊपर कॉल करनी है। जो डेजिग्नेटेड नंबर आपको प्रोवाइड किया जाएगा यूपीआई 123 पे के अंदर, आपको उस डेजिग्नेटेड नंबर के ऊपर कॉल करनी है। एंड फर्दर उस नंबर पर कॉल करने के बाद जो पर्टिकुलरली आप यहाँ पर यूपीआई नंबर के एक जो सेटलमेंट है, वो इंस्ट्रक्शन जो है सेटअप कर सकते हो। यानी कि मैंने एक इंस्ट्रक्शन सेटअप कर दी उस पर्टिकुलर यूपीआई के ऊपर, एंड फर्दर मैं वहां पर सिंपली उस कॉल के थ्रू यहां पर अपनी ट्रांजेक्शन कंक्लूड कर पाऊंगा। ठीक है, कहने का मतलब है एक नंबर मेरे को स्पेसिफिक दिया जाएगा, उस नंबर के ऊपर जाकर के मैंने अपनी इंस्ट्रक्शंस पहले रिकॉर्ड कर दी, एंड जब भी मुझे जरूरत पड़ती है तो मैं उसके थ्रू यहां पर ट्रांजेक्शन कंक्लूड कर पाऊंगा। दैट्स यूपीआई 123 पे ओवर दिया। एंड फर्दर जब आपने एक बार इंस्ट्रक्शन वहां पर रिकॉर्ड कर दिए तो आप रेपिटेटिव टाइम पर उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, एंड फर्दर इसके बाद बात आती है रिलेटेड टू पेमेंट थ्रू मिस कॉल। कई जगह पर आपको क्या किया जाता है, इस सेम अप्रोच में आपको फीचर फोन यूजर्स जो है वो अपने बैंक अकाउंट एंड फर्दर बैंक अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं एंड ट्रांजेक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं बाय गिविंग अ मिस कॉल। यानी कि सिंपली उनको मिस कॉल देनी है स्पेसिफिक नंबर के ऊपर एंड अपनी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। एंड फर्दर रिलेटेड टू फीचर फोन विद पेमेंट फंक्शनलिटी ओवर देयर। अब इस मेथड में क्या होता है, एक यूपीआई डेवलप की जाती है थर्ड पार्टी कंपनी के द्वारा, थर्ड पार्टी कंपनी के द्वारा एक यूपीआई ऐप डेवलप की जाएगी, जो पर्टिकुलरली फीचर फोन मोबाइल के साथ क्या करेगी, आपस में पार्टनर करेगी। यानी कि एप्लीकेशन जो पर्टिकुलरली बनाई जाएगी फीचर फोन को ध्यान में रखते हो, एंड वहां पर उसके थ्रू आप यहां पर ट्रांजेक्शन कंक्लूड कर पाएंगे। आप उसके थ्रू यहां पर जो ट्रांजेक्शन है कंक्लूड कर पाएंगे इवन इन द केस ऑफ फीचर फोन ओवर देयर, राइट। एंड फर्दर रिलेटेड टू प्रॉक्सिमिटी साउंड बेस्ड टेक्नोलॉजी और वॉइस बेस्ड पेमेंट्स ओवर देयर। प्रॉक्सिमिटी साउंड बेस्ड टेक्नोलॉजी एंड वॉइस बेस्ड पेमेंट्स ओवर देयर। एंड ये जो यहां पर टेक्निक है वो यहां पर डेवलप की गई है इन कोलैबोरेशन विद द टोन टैग, जो कि सपोर्टेड है बाय द एनएसडीएल पेमेंट बैंक ओवर देयर। एंड इस टेक्नोलॉजी में साउंड बेस जो है उसके थ्रू हम कॉन्टेक्टलेस कनेक्ट कर सकते हैं ऑफलाइन वे में, एंड फॉर द प्रॉक्सिमिटी डाटा कम्युनिकेशन का इस्तेमाल होता है जिसके थ्रू हम ट्रांजेक्शंस कर पाएंगे। यानी कि आप साउंड वेव्स का इस्तेमाल करते हुए यूनिकनेस चेक करते हैं एंड उसके बाद यहां पर ट्रांजेक्शन है उसे हम कंक्लूड कर सकते हैं। दैट्स अ प्रॉक्सिमिटी साउंड बेस्ड टेक्नोलॉजी एंड वॉइस बेस्ड पेमेंट ओवर देयर। तो हमारे पास टोटल 4 तरीके थे। पहला हो गया आईवीआर के ऊपर कॉल करो, ट्रांजेक्शन कर लो। यूपीआई 123 पे के केस में 4 तरीके हैं। पहला है आप आईवीआर के ऊपर कॉल करो एंड अपनी ट्रांजेक्शन कर लो। दूसरा है मिस कॉल करो, ट्रांजेक्शन कर लो। तीसरा है कि फीचर फोन में एप्लीकेशन किसी थर्ड पार्टी डेवलपर के द्वारा डेवलप की जाएगी एंड आपकी इंटीग्रेशन होगी ओईएम के साथ। ठीक है, वो हो गया। एंड फोर्थ वन हो गया जहां पर पर्टिकुलरली टोन टैग एंड जो एनएसडीएल का जो पर्टिकुलर पेमेंट बैंक है उनके बीच में टाई अप है, एंड उन्होंने यहाँ पर एक चीज बनाई है जिसके साथ क्या है कि प्रॉक्सिमिटी साउंड बेस्ड आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करोगे एंड वॉइस बेस्ड पेमेंट वहां पर कर सकते हैं, राइट। तो ये 4 तरीके हैं यूपीआई 123 पे में। फर्दर बात आती है रिलेटेड टू कस्टमर की क्या लायबिलिटी रहती है इन केस ऑफ अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस। इन केस ऑफ अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस यानी कि वो ट्रांजैक्शंस जो कस्टमर्स ने ऑथराइज नहीं करी है, कस्टमर की क्या लायबिलिटी रहेगी। तो बैंक जो है वो यहाँ पर डिफरेंट चैनल्स प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस को लेकर के। एटीएम कैश विड्रॉल्स है या और चीजें अवेलेबल है, हमने ऑलरेडी उनके बारे में पढ़ा। एंड फर्दर अगर बैंक के पास यहाँ पर कोई अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई कंप्लेंट आती है तो बैंक को साथ ही साथ यहां पर कुछ ना कुछ कामकाज करना पड़ेगा कि किस तरह से अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस को अकाउंट में रोका जाए। ठीक है, तो वो चीज यहां पर रहेगी। लायबिलिटी ऑफ कस्टमर इन रिस्पेक्ट ऑफ अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन। तो अगर तो कस्टमर ने ऑलरेडी रिपोर्ट कर दिया है एंड फर्दर उसके केस में कस्टमर की कोई भी लायबिलिटी नहीं रहेगी उसके बाद के ट्रांजैक्शंस के लिए, पहली बात समझ लीजिए। दूसरी चीज, मान लीजिए यहां पर बैंक है एंड यहां पर कस्टमर है, बैंक है कस्टमर है। अब अनऑथराइज्ड जो एक्सेस है वो बैंक के किसी सिस्टम में फेलियर के कारण से हुआ है, चाहे वो बैंक के किसी इंप्लॉय ने किया चाहे बाहर के किसी थर्ड पार्टी ने किया, लेकिन फेलियर बाहर यहां पर बैंक का या किसी थर्ड पार्टी का है, कस्टमर की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उसके केस में कस्टमर की जीरो यहां पर लायबिलिटी बनेगी। कस्टमर विल बी हैविंग नो लायबिलिटी, क्योंकि कस्टमर का लेना देना था ही नहीं उसमें, कस्टमर का कोई लेना देना था ही नहीं उसमें। ठीक है, तो ये चीज रहेगी। एंड फॉर द लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कस्टमर कब रहेगी, मान लीजिए यहां पर इन केस यहां पर कस्टमर ने अपने क्रेडेंशियल्स शेयर कर दिए थे जिसकी वजह से यहां पर कस्टमर के अकाउंट में से पैसे किसने निकाल लिए। ठीक है, लेकिन कस्टमर ने यहां पर रिपोर्ट कर दिया बैंक को कि यहां पर ये अनऑथराइज ट्रांजैक्शन हुई है एंड ये क्रेडेंशियल शेयर किए थे उसकी वजह से ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग हुई है, एंड ये 19 जनवरी को रिपोर्ट कर दिया था। कब रिपोर्ट कर दिया,
19 जनवरी को रिपोर्ट कर दिया आपने। अब उसके बाद एक अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन होगी 20 जनवरी को फिर से होगी, तो उसके केस में यहां पर बैंक जो कस्टमर की लायबिलिटी रहेगी सिर्फ 19 जनवरी तक की ट्रांजेक्शन के लिए, जब तक उसने रिपोर्टिंग नहीं करी थी तब तक की जो लायबिलिटी थी वो यहां पर कस्टमर की रहेगी। उसके बाद की जो लायबिलिटी है वो अब यहां पर बैंक की होने वाली है। सो दैट इज बेसिकली मेंट टू सेट द लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द कस्टमर ओवर देयर, राइट। ये चीज क्लियर होगी है, ओके। तो वहां पर पर्टिकुलरली किसकी रहेगी, वो यहां पर फिर उसके बाद की जो लायबिलिटी रहने वाली है वो यहां पर बैंक की रहने वाली है। एंड फर्दर इन केसेस जहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की है, ना तो वो बैंक की है ना वो कस्टमर की है, बट कहीं और सिस्टम से रिलेटेड है, तो वहां पर पर्टिकुलरली अगर यहां पर जो कस्टमर है वो नोटिफाई कर देता है, वो यहां पर कस्टमर जो है नोटिफाई करता है, जहां पर तो नोटिफाई कस्टमर ने कर दिया विद इन द 3 days ओवर देयर, जहां पर तो कस्टमर ने नोटिफाई कर दिया विद इन द 3 days ओवर देयर। यहां पर एक पर्टिकुलर फंडा को समझिएगा, एक कंसेप्ट आपको समझाना चाहता हूं रिलेटेड टू जीरो लायबिलिटी ऑफ द कस्टमर एंड आल्सो टू द लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द कस्टमर ओवर देयर। अब अगर थर्ड पार्टी ब्रीच होता है, यहां पर बैंक है, यहां पर कस्टमर है, एंड हियर वी आर हैविंग द थर्ड पार्टी ओवर देयर। अब थर्ड पार्टी ब्रीच की वजह से अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन हुई है, थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन की वजह से अनऑथराइज्ड यहां पर ब्रीच हुआ है, एंड कस्टमर ने इस अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन की जो यहां पर इंफॉर्मेशन थी वो विद इन 3 days दे दी है। एंड ये ब्रीच किसने किया, थर्ड पार्टी ने किया है। एंड विद इन 3 days यहां पर कस्टमर ने बता दिया बैंक को इस अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन के बारे में। उसके केस में कस्टमर की कोई लायबिलिटी नहीं है, कस्टमर इज हैविंग द जीरो लायबिलिटी, अगर 3 दिन के बीच में बता दिया। लेकिन अगर कस्टमर यहां पर इस थर्ड पार्टी ब्रीच के बारे में 4 से 7 दिन के अंदर बताता है, 4 से 7 दिन के अंदर बताता है, तो उसके केस में यहां पर 4 से 7 दिन के बीच में बताता है, तो उसके केस में यहां पर पर्टिकुलरली जो कस्टमर की लायबिलिटी रहेगी वो किस हिसाब से रहेगी, लेट्स हैव अ लुक एट इट। तो उसके केस में जो कस्टमर की लायबिलिटी रहेगी बीएसबीडी अकाउंट के केस में, यानी कि बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट के केस में कस्टमर की लायबिलिटी मैक्सिमम 5,000 की रहेगी। बाकी जो सेविंग फंड अकाउंट है या प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है या गिफ्ट कार्ड है, या प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट गिफ्ट कार्ड हो गए, या फिर पर्टिकुलरली आपके पास करंट अकाउंट हो गए, कैश क्रेडिट हो गया, ओवरड्राफ्ट अकाउंट हो गया, जहां पर आपके जो एवरेज बैलेंस है वो यहां पर 25 लाख तक का है, वहां पर आपकी जो लायबिलिटी रहेगी वो कितनी रहेगी, 10,000 की। इवन इन द केस ऑफ क्रेडिट कार्ड जहां पर लिमिट 5 लाख तक की है, वहां पर भी मैक्सिमम लायबिलिटी 10,000 की रहेगी, जहां पर थर्ड पार्टी ब्रीच किया गया। रिपोर्टिंग 4 to 7 days में की गई है, रिपोर्टिंग 4 to 7 days में की गई है। वहां पर मैक्सिमम लायबिलिटी जो कस्टमर की रहेगी वो सिर्फ और सिर्फ इतनी रहने वाली है, नॉट मोर देन दैट। लेकिन वो सभी क्रेडिट कार्ड्स जहां पर जो लिमिट है वो यहां पर आपकी 5 लाख से ज्यादा है, एंड फर्दर वो सभी करंट कार्ड, क्रेडिट कैश कार्ड, या फिर आपके कैश क्रेडिट्स ओवर देयर, ओवरड्राफ्ट, जहां पर एवरेज बैलेंस 25 लाख से ज्यादा है, वहां पर भी मैक्सिमम लायबिलिटी 25,000 की रहने वाली है। ठीक है, ये वो केसेस हैं जहां पर ब्रीच जो हुआ वो थर्ड पार्टी के कारण हुआ है। एंड फर्दर जो रिपोर्टिंग कस्टमर ने की है अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन की, वो 4 से 7 दिनों में बीच में की है, वो 4 से 7 दिनों के बीच में की है, राइट। ये चीज होगी है, ओके। तो वहां पर ये लिमिटेड लायबिलिटी रहेगी बीएसबीडी के केस में 5,000 की। बाकी जो सेविंग अकाउंट्स आपके एंड जो भी बैलेंसेस है, जहां पर बैलेंस एवरेज बैलेंस आपका साल का 25 लाख तक का है, वहां पर 10,000 की। एंड जहां पर क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख तक की है, वहां पर भी 10,000 की। जहां पर क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख से ज्यादा है एंड एवरेज बैलेंस आपका 25 लाख से ज्यादा है, वहां पर 25,000 की आपकी लिमिटेड लायबिलिटी रहेगी, नॉट मोर देन दैट। फर्दर उसके बाद बात आती है रिलेटेड टाइमलाइन फॉर रिवर्सल ऑफ अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस। अगर अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन होती है उसके रिवर्सल से रिलेटेड, तो अगर यहां पर कस्टमर ने नोटिफाई कर दिया कि यहां पर देखो कि एक अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन हो गई है, तो अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन के केस में 10 दिन का टाइम दे रहेगा। कितना, 10 वर्किंग डेज का टाइम रहेगा, जहां पर कस्टमर की ट्रांजैक्शन को आपको रिवर्स करना पड़ेगा, उस अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन को अकाउंट से रिवर्स करना पड़ेगा, 10 दिन का टाइम रहेगा। एंड फर्दर अगर बैंक चाहे तो इवन इन द केस ऑफ द अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन, जहां पर कस्टमर की नेग्लिजेंस की वजह से भी ट्रांजैक्शन हुई है, जैसे मान लीजिए किसने गलती से अपने जो क्रेडेंशियल है वो शेयर कर दिए, बैंक चाहे तो उस तरह की ट्रांजैक्शन को भी रिवर्स कर सकता है, अगर बैंक चाहे। वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जहां पर अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन हुई है एंड कस्टमर की गलती नहीं है, वहां पर बैंक के पास 10 दिन का टाइम रहेगा, 10 वर्किंग डेज का टाइम रहेगा कि बैंक को उस ट्रांजैक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा, राइट। फर्दर इट्स रिलेटेड टू टीएटी फॉर द डिफरेंट ट्रांजैक्शंस ओवर देयर, फॉर द फेल्ड ट्रांजैक्शंस ओवर देयर, क्या कंपनसेशन दी जाएगी उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला केस है हमारे पास एटीएम के केस में। एटीएम के केस में अगर कस्टमर का अकाउंट डेबिट हो गया लेकिन पैसे डिस्पेंस नहीं हुए, कैश बाहर नहीं निकला, तो उसके केस में यहां पर T+5 बेसिस का टाइम दिया जाएगा।
अगर 5 दिन के अंदर अंदर भी ट्रांजेक्शन रिवर्स नहीं हुई है तो बैंक को 100 रुपीज पर डे के हिसाब से पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। एंड फर्दर इट्स रिलेटेड टू अगर कार्ड ट्रांजेक्शन की है, कार्ड ट्रांजेक्शन यानी कि आपने कार्ड टू कार्ड ट्रांसफर की है ट्रांजेक्शन, एंड कार्ड टू कार्ड ट्रांजेक्शन के केस में आपने ट्रांसफर करी है या फिर पॉइंट ऑफ सेल का कार्ड है। पहले बात करते हैं कार्ड टू कार्ड ट्रांजेक्शन के केस में। अगर तो कार्ड टू कार्ड ट्रांसफर आप कर रहे हैं, कार्ड से पैसा डेबिट हो गया लेकिन दूसरे बेनिफिशियरी के पास पैसा नहीं पहुंचा है, तो T+1 बेसिस के ऊपर आपको उसको सॉर्ट आउट करना है। अगर सॉर्ट आउट नहीं होता T+1 बेसिस पर तो 100 रुपीज पर डे के हिसाब से आपको पेनल्टी यहां पर बैंक को पड़ेगी, एंड बैंक को पेनल्टी नहीं पड़ेगी, बैंक को कंपनसेशन पे करनी पड़ेगी कस्टमर को, राइट। एंड फर्दर अगर पॉइंट ऑफ सेल से पर्टिकुलरली आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, पॉइंट ऑफ सेल से आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो या फिर कैश ले रहे हो पीओएस से, वहां पर ट्रांजेक्शन फेल हो जाती है तो T+5 डेज का टाइम रहेगा। देन इट विल बी द टाइम रिलेटेड टू T+5 डेज, यानी कि 5 दिन के अंदर आपका पैसा वापस होगा, नहीं तो 100 रुपीज पर डे के हिसाब से आपको उसके बाद कंपनसेशन मिलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये आपके पास किससे रिलेटेड था, डेट वाज रिलेटेड टू पीओएस। अगर पीओएस का इस्तेमाल करते हो, पीओएस बेसिकली पीओएस, एंड मैं यहां पर लिख देता हूं, अगर पीओएस के ऊपर ट्रांजेक्शन फेल होती है, एटीएम के ऊपर ट्रांजेक्शन फेल होती है, तो यहां पर T+5 का बेसिस है। कौन सा बेसिस है, T+5 का बेसिस है, ओके। फर्दर इसी तरह से अगर यहां पर आईएमपीएस आपने करी है, आईएमपीएस आप करने लगे हो, आईएमपीएस तो मोबाइल बैंकिंग के थ्रू करोगे, अब आईएमपीएस कर रहे हो, आपके अकाउंट से पैसा डेबिट हो गया लेकिन बेनिफिशियरी के पास पैसा नहीं पहुंचा, तो T+1 का टाइम है, तो T+1 का टाइम है, नहीं तो 100 रुपीज पर डे के हिसाब से कंपनसेशन मिलेगी। इसी तरह से अगर यूपीआई की बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट द यूपीआई, आपका अकाउंट डेबिट हो गया लेकिन बेनिफिशियरी का अकाउंट क्रेडिट नहीं हुआ, व्हेन यू आर ट्रांसफरिंग द अमाउंट, व्हेन यू आर ट्रांसफरिंग द अमाउंट ओवर देयर, तो उसके केस में T+1 बेसिस पर है, नहीं तो 100 रुपीज पर डे के हिसाब से कंपनसेशन मिलेगी उसके बाद। एंड फर्दर इसी तरह से अगर अकाउंट डेबिट हो गया बट ट्रांजेक्शन कंफर्मेशन जो है वो यहां पर नहीं रिसीव हुई है मर्चेंट लोकेशन के ऊपर, यानी कि जब आप मर्चेंट के साथ डील कर रहे हो यूपीआई के केस में, इन केस व्हेन यू आर डीलिंग विद अ मर्चेंट, तब भी सेम रूलिंग यहां पर एप्लीकेबल रहेगी। यूपीआई मर्चेंट के केस में भी सेम यहां पर रूलिंग जो है वो यहां पर एप्लीकेबल रहेगी। इसी तरह से अगर आधार आप इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम एईपीएस का इस्तेमाल करने लगे हो, एईपीएस का इस्तेमाल करने लगे हो, एंड एईपीएस का इस्तेमाल करते हो, अपने अकाउंट डेबिट हो गया है लेकिन आपके पास जो पर्टिकुलर आपके पास ट्रांजैक्शन कंफर्मेशन थी वो यहां पर रिसीव नहीं है मर्चेंट के केस में, यानी कि एईपीएस के केस में, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के केस में, चाहे मर्चेंट का सिनेरियो, एंड फर्दर अगर आप यहां पर सिंपल बेनिफिशियरीज को भी फंड ट्रांसफर कर रहे हो इन केस ऑफ एईपीएस, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के केस में बेनिफिशियरी ट्रांसफर भी कर रहे हो, दोनों के केस में आपके पास T+5 वाली क्लोज एप्लीकेबल रहेगी। T+5 वाली जो क्लोज है वो यहां पर एप्लीकेबल रहेगी। इसी तरह से अगर आप यहां पर आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम का इस्तेमाल करते हो, एपीबीएस का इस्तेमाल करते हो, वहां पर अगर आपका डिले होता है बेनिफिशियरी के अकाउंट में क्रेडिट होने का, तो वहां पर T+1 बेसिस का टाइम रहता है। अगर हम एनएसीएच का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि नेशनल जो आपके पास ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस है उसका इस्तेमाल करते हो, तो उसके केस में यहां पर अगर बेनिफिशियरी के अकाउंट में क्रेडिट होने में टाइम लगता है या फिर बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसे आने में टाइम लगता है, तो वहां पर T+1 बेसिस रहता है। एंड फर्दर अगर आप यहां पर आपने डेबिट मैंडेट को रिवोकेट कर लिया था, आपने पर्टिकुलरली रिवोक कर दिया था डेबिट मैंडेट को कि हमारे अकाउंट से पैसा नहीं कट होगा, आपने रिवोक कर दिया था उसको, लेकिन अगर फिर भी पैसा डेबिट हो गया, तो उसके केस में भी T+1 का टाइम यहां पर दिया गया है। तो ये केसेस है, चाहे पीओएस की बात करें, चाहे हम एटीएम की बात करें, चाहे यहां पर यूपीआई को मर्चेंट साइड पर यूज करें, या फिर ईपीएस का कोई भी केस है ट्रांसफर का, इसके केस में T+5 बेसिस का टाइम है, नहीं तो T+5 के बाद 100 रुपीज पर डे के हिसाब से कंपनसेशन यहां पर कस्टमर को मिलनी शुरू हो जाएगी। एंड बाकी सभी केसेस में, चाहे एनएसीएच का केस हो, चाहे एपीबीएस का केस हो, चाहे आपके पास यहां पर यूपीआई का बेनिफिशियरी ट्रांसफर वाला केस है, इन सभी केसेस में आपके पास क्या है, यू आर हैविंग द T+1 डे गाइडलाइंस, वहां पर T+1 डेज की गाइडलाइंस जो है वो यहां पर एग्जिस्ट करती है, राइट। So that would be all related to this video. आई होप कि आपको यहां पर ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो फटाफट से वीडियो को रेट कर देना, आउट ऑफ 10 कमेंट सेक्शन में आप कमेंट पास कर सकते हो या फिर आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। एंड फर्दर आप हमारा कोर्स अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस मिलने वाली हैं, ऐसी ही अमेजिंग क्वालिटी के साथ, ताकि आप अपना एग्जाम जो है वो पहली बार में क्लियर कर पाएं। तो आप हमारी एप्लीकेशन जो कि एंड्रॉइड यूजर्स के लिए अवेलेबल है इन द नेम ऑफ IIBF लर्निंग सेंटर, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इफ यू आर iOS यूजर, डू डाउनलोड माई इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन एंड यूज द ऑर्गेनाइजेशन कोड GEGKT and start preparing for the same। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड फर्दर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारा चैनल ज्वाइन करने के लिए। आपको व्हाट्सएप करना है टू द नंबर 9646900030 के ऊपर, and we will be sharing all the links to you and free PDFs to you. So thank you so much and see you again in the next video.